हाँ, तब तक किसी को अगर एक्सपीरियंस पूछना है बिहार का कि सर आप बिहार गए थे, क्या एक्सपीरियंस था, आप मेंस के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, चलो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, बाकी लोग को सुनेंगे। चलो तो ये बड़ी व्यवस्था है, ठीक है। अगर किसी को भी मेंस देना है हाल फिलहाल में, जो कि अब तुम दोगे तो मार्च या अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली पीसीएस का, अभी तो खैर प्रीलिम्स होगा मार्च में और चुनाव के बाद जाकर के मेंस होगा पीसीएस का, आरओ का भी तभी मानो। आ जाओ सब। तो ये ध्यान रखना मेरी बात, अगर मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। सभी को तुम में से पता है, अगर तुमसे बस इतना पूछूं कि मोबाइल फोन पे 4 सेंटेंस बताओ, मोबाइल फोन पे 4 बातें बताओ, सलोनी मोबाइल फोन पे 4 बातें बताना जरा बोल। हाँ बोलो। बेसिक है ना, तुम्हारे पास दिन भर रहता है ना, तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि मेंस में समस्या होती क्या है, तुम समझ जाओगे। आ जाओ, सिर्फ 4 बातें मोबाइल पे बताएं। चलो मान लिया एक लाइन एक्सेप्टेड हो गई, ठीक है, और अगली कोई और ऐसा 4 लाइनें बोल सकी थी, जब तो बना ली होगी ना, सलोनी ने नेट अच्छा चलता है और कोई, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ जो मजा है, जो दिक्कत होती है बेसिकली मेंस वालों को। पीछे और कोई मोबाइल के समझ रही हो, सर को मैसेज किया जा चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली दिक्कत ही होती है मेंस में। तुम्हें सबको पता है कि संविधान क्या है, संवैधानिक संशोधन करना किसे कहते हैं, नहीं जानता है, क्या नाम है आपका? रचना, क्रिएटिविटी, अच्छा नहीं डिजाइन भी, क्रिएटिविटी, मेरा बैकग्राउंड ठीक। हाँ इधर ध्यान दो तुम लोग, कोई और आराम से पूछना पड़ेगा, चलो ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबको पता है मोबाइल क्या है, आपको सबको पता है संविधान क्या है। क्वेश्चन इतना आया पहला बेसिक क्वेश्चन कि संविधान क्या है एवं संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया लिखिए। बिलीव मी, तुम्हारे पास अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हें वर्ड्स नहीं मिलेंगे, तुम ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तुम ये लाइन लिखना शुरू करोगे जैसे मोबाइल हमारे लिए एक साधन है, फिर तुम्हारे दिमाग में अगली लाइन आएगी, यार मैं इससे अच्छा ये लिख सकता था कि भविष्य में मोबाइल के प्रयोग से काफी फायदे हैं। ये कंफ्यूजन से बचने के लिए पर डे कम से कम 2 A4 पन्ने मेंस के लिखा करो। मैं मेरी बात में बिलीव करना, तो मेरे से ज्यादातर लोगों को कंटेंट आता होगा, मेंस के क्वेश्चन इजी आते हैं। इजी का मतलब ये है जैसे मैंने बिहार में दिया तो साइंस के क्वेश्चन और जीएस के, इवन इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन पॉलिटी में आ गया कि केशव नंदा भारती बात के बारे में पढ़ना है। अब मेरे पास तो शब्द थे, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, तो मैंने वहां लिखना शुरू कर दिया। A4 पन्ने में 5 पन्ने भरने होते हैं, 600 वर्ड की लिमिट होती है। ये बिहार का सीन बता रहा हूँ, यूपी में तो और ज्यादा लिखना होता है, यूपी में तो 1000 शब्द भी लिखो कम है। आ जाओ, लेकिन अगर तुम्हें शब्द नहीं मिले ना, तो तुम मेंस का आंसर पूरा नहीं कर पाओगे। सारा खेल शब्दों का है, और वो शब्द की प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप डेली कम से कम A4 पन्ने ज्यादा मात्रा में भरना शुरू करोगे। मेरी बात याद रखना, और कोई तुम्हें मेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझे? सुनो, इसका अपने आप सफल प्रयोग करके देख लेना। अपने पापा पे निबंध लिखना आज जाकर के, तुम्हें लिख नहीं मिलेगा, फिर तुम सोचोगे 20-22 साल से आ जाओगा, 20-22 साल से हम जिस आदमी के साथ हैं, जिसको डेली देख रहे हैं, उसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं, तो संविधान के लिए हमें वर्ड पढ़ने पड़ेंगे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स को बार बार पढ़ते रहो। अगर तुम लिख नहीं सकते हो, पढ़ते रहो कि तुम्हें लाइनें याद होना शुरू हो जाए। और किसी ने कहा होगा कीवर्ड सुने कि कुंजी शब्द कौन से होते हैं, तो कुंजी शब्द तुम्हें पहचानना बता दे रहा हूँ। जैसे आज तुमने लक्ष्मीकांत पढ़ी, उसके अंदर पहली लाइन थी कि भारत के संविधान बनाने की मांग BN राव के द्वारा 1934 में सबसे पहली बार रखी गई थी। मांग को अंडरलाइन कर लो, BN राव को अंडरलाइन कर लो, 1934 को अंडरलाइन कर लो। ये 3 वर्ड तुम्हारे क्विक नोट में होना चाहिए। A4 पन्ने पे तुम पूरी लाइन नहीं लिखोगे, संविधान की मांग, BN राव, 1934, बस ये 3 वर्ड तुम्हारे कुंजी शब्द थे। समझ में आई बात? फिर से बता दूं, जैसे मान के चलो इसने तुमसे पूछा, ठीक है, कि आर्द्रता क्या है, तो मौसम में पाई जाने वाली नमी जिसके कारण वर्षाएं आकर्षित होती है, आर्द्रता कहलाती है। वर्षा, आकर्षण, नमी, ये कुंजी शब्द हो गए। अगर ये आंसर में डाल दिए तो कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, वो देखेगा अच्छा वर्षा ये आ गया, आकर्षित आ गया, ऐसे आ गया, तो वो तुम्हारे आंसर को फटाफट चेक कर देगा। आ जाओ, अब वहां पर अगर तुम बनावटी बातें लिख रहे हो, बनावटी बातों का मतलब ये कि वर्षा होती है, आर्द्रता पाई जाती है, वो समझ जाएगा ये अभी भी BA BSc करके आया है, ये यूनिवर्सिटी में अपने होगा टॉपर। लेकिन ऐसे आंसर कटते नहीं, ऐसे आंसर वो ऐसे क्रॉस मारते हैं। अब जरा इमेज बनाओ सोनू। सबसे पहले तुम यहाँ से गए, तुमने क्लास ली मेरी, और सबसे पहले तुम क्लास में सोनू ने हाथ खड़ा करके बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे, सर पॉलिटी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे पढ़े। अब पहले दिन सोनू पूछ रहा है, सर पिक्चर लगी चलाए, हम
सर वो लड़की नीचे बैठी उसको ना होता है तो इनके बारे में इमेज क्या बनेगी? प्रैक्टिकल। अब अगर उसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारा पढ़ा और केशव नंदा भारती बाद में तुम लिख रहे हो कि मुकदमे तो दायर होते ही रहते हैं, केशव नंदा पे भी मुकदमा हुआ था, तो मेरा अरे क्या बेवकूफ की कॉपी चेक कर रहा है। अब उसने एवरेज सेट कर लिया, 20 नंबर के क्वेश्चन में 6 5 6 5 बड़े रहेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन अच्छा तो वो कहेगा यार क्या लिखा है पहला क्वेश्चन। इसीलिए सलाह दी जाती है कि मेंस में पहला आंसर तो आप बड़ा ही रोमांटिक लिखो, मतलब बड़ा अच्छा लिखो जिससे उसे प्यार हो जाए। सही सीधी शब्दावली। ये वाले आंसर नहीं चलते। नहीं ये वाले आंसर नहीं चलते हैं कि निम्न बिंदु निम्न प्रकार है निम्नलिखित में से। अगर आपने एक ही वर्ड एक्स्ट्रा लिखा तो वो प्रोफेसर होते हैं लेकिन वहां वो चेक नहीं करते इस तरीके से, वो सीधे कट मारते हैं। अच्छे क्वेश्चन बताता हूं, 3-4 क्वेश्चन और आए थे। G20 समिट आया था। अब G20 समिट तुम सबने पढ़ा होगा, पक्की बात है ना। G20 पढ़ा है ना सही है। G20 समिट, G20 समिट पे कोई पहली लाइन बता सकते हो? ओपनिंग लाइन क्या लिखनी चाहिए? कोई बता सकता है कि G20 की तो पहली लाइन क्या लिखोगे? हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह क्या लिखोगे? G20 में पहली लाइन क्या लिखोगे? 4 नंबर में आया है 100 वर्ड में लिखना है। अब पैटर्न ये हो चुका है कि तुम्हें दो चीजें मिलती हैं, एक तुम्हें मिलेगी ऐसी कॉपी, इस कॉपी में ये रहेगा कि क्वेश्चन और जगह छूटी रहेगी 5 पन्ने, तुम्हें उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। क्योंकि क्या होता था कि पहले लोग यूनिवर्सिटी की तरह बी कॉपी मांगते रहते थे, बी कॉपी सी कॉपी पूरी। उनसे पूछा है कि प्राइमरी क्षेत्र कौन सा है, वो द्वितीय तृतीय घर का क्षेत्र पड़ोसी का क्षेत्र सब बता दे रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर कहते थे यार काम की बात बीच में लिख दी या काम की बात लास्ट में लिख दी तो कॉपी में मार्क्स कट जाते हैं। मेरी बात समझना। इसलिए तुम्हें क्या करा आयोग ने, यूपी ने और बिहार दोनों में, पहले बिहार में भी यही होता था, उन्होंने क्वेश्चन और उसके नीचे स्पेस ये देना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन पेपर हमें फिर घर के लाने के लिए एक्स्ट्रा कॉपी मिलती है, एक सिर्फ क्वेश्चन पेपर का सेट मिल जाता है, वो आपको ले आना, ठीक। और दूसरी नर्वसनेस बहुत होती है मेंस के बाद। जैसे आपके सामने आंसर आया कि मॉनसून के बारे में बताएं, अगला प्रश्न आया है कि अकबर कौन था। मेरी बात समझना, एक ही पेपर के अंदर क्वेश्चन रहते हैं। अब जैसे ही आपके पास पेंसिल हो तुरंत आप लिख लो कि मॉनसून जून से आता है, केरला से घुसता है। अगर आपने ये पॉइंट अपने आंसर के पास में नहीं लिखे तो आप अगले आंसर से पहले वाला आंसर भूल जाओ। ये प्रैक्टिकल है। इतने मेंस देने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, एक्साइटमेंट की वजह से तुम नर्वस हो जाओगे और तुम्हें बेसिक चीजें याद दिलाएंगी। केशव नंदा भारती बात 24 अप्रैल 1973 को आया था, उस दिन सचिन का बर्थडे होता है। वहां मेरे दिमाग में 27 अप्रैल कॉन्फिडेंस के साथ गूंज रहा था, 27 ही है यार, नहीं 27 ही है, मैंने कोई कनेक्शन बनाया था। फिर मैंने कहा होगी यार 24 लिख दे रहे हैं, फिर मैंने लिखा ही नहीं, मैंने 1973 ही लिखा। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि कई बार मल्टीपल चीजें रिपीट करने के बाद इतने होने की बात क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट। पहला केस केशव नंदा, दूसरा केस आर्टिकल 21 पे बताएं, आर्टिकल 19 पे बताएं। अब इतने केसेस में मुझे आ गया एक्साइटमेंट, मतलब हाँ, लेकिन मैं तो खैर कंट्रोल कर गया पहले पेपर के बारे में बता रहा हूं। अब ये भी नहीं बोले सही गलत कर रहा है, तो ये था। लेकिन हाँ, कम से कम A4 के 6 से 7 पन्ने पर डे लिखा करो ताकि तुम्हारे दिमाग में वर्ड सेट हो जाए। उसका उदाहरण है ना, जैसे तुमसे पूछूं मैं और कैसे हो, तो तुम जो डेली भाषा में बोलते हो मैं ठीक हूँ तुम बताओ, पहले बार में यही वर्ड निकलेगा। अब अगर तुम्हें इंग्लिश में जवाब देना ज्यादा अच्छा लगता हो और तुम कंफर्टेबल हो तो तुम कहोगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट सनी लिखा, मैंने कहा सनी कैसे, आई एम फाइन, ठीक है ना। सनी जुर्माना नहीं होता, फाइन का मतलब, फाइन मतलब ठीक होना होता है। अरे मतलब सनी भी ठीक करता है। दूसरी बात ये मेरे से प्रैक्टिकल चीजें और समझ लो, पड़ोसी को मत बताना। बिहार ने कैमरा लगाया था, 69th परीक्षा चल रही थी बीपीएससी की, उसमें एक बच्चा दूसरी कॉपी झांक रहा था, वो भी दोस्ती निभा रहा था, ये देख मेरी कॉपी से सब कॉपी कर ले। उसका फोटो अखबार में निकाल के उसे सस्पेंड करा, मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया, आपको 5 साल तक पेपर नहीं दे सकता। मेंस में कोई दोस्ती नहीं होती। अगर तुम्हें कहीं सुई गिराने बराबर पिन ड्रॉप साइलेंस देखना है तो तुम मेंस एग्जामिनेशन हॉल में जाओ। और किसी को लगता होगा ये सीसीटीवी इस पे धूल जमी इतना पुराना चल रहा होता है, अच्छे से चल रहा होता है। उस दिन तुम्हें तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। तुम्हारे पड़ोस में एक लड़की बैठी है, हाय तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम उसकी तरफ देख के कहना मेरा नाम गेंस है, मैं काम कर रहा हूं, तो तुम्हारा ठीक है। लेकिन अगर तुमने जरा सा भी कह दिया मेरा नाम सोनू शर्मा है, तुम भी बताओ, तो भाई सोनू पहले तुम ये बता दो G20 में लिखना क्या है। और जैसे तुम G20 में लिखाओगे, अभी वो अपनी कॉपी ओपन करके बैठी थी, उसके बाद वो अपनी कॉपी पर रखेगी हाथ, फिर एक पन्ना, फिर उधर से कहीं सर ये डिस्टर्ब कर रहा, तब तुम्हें पता चलेगा असली धोखा किसे करते हैं। ये बात ध्यान रखना। और मेंस में वो इतने नजदीक इसलिए नहीं बैठाते हैं कि तुम एक दूसरे का टीप सको, वो ये कि डिसिप्लिन है, बच्चे नहीं करेंगे। उसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है कि मेंस में ले जाना क्या क्या होता है। ये मैं तुम्हें इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेंस के अंदर एडमिट कार्ड के पीछे लिखा होता है कि अपना फोटो प्रमाणित करके लेके जाएं, लेकिन वो प्रमाणित उनके लिए होता है जिनका एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियर नहीं होता है। अब हमारे क्लास के सारे बच्चे जो है वो राजपत्रित अधिकारियों के लेटर लेके पहुंचे, इसका
इसका गाइड है। तो हमेशा इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ो। अच्छा ये ध्यान रखना, अब ब्लू ब्लैक पेन दोनों इस्तेमाल करना बंद हो चुका है। अगर आपने ब्लैक पेन लिख दिया ब्लू के साथ तो अलाउ है, लेकिन जो इन्विजिलेटर होता है उसे आके साइन करने पड़ेंगे और एक अलग से सिंबल आता है ऐसे गोल्ड रंग का, उसे ठप्पा मानना पड़ेगा कि इसने एक से ज्यादा पेन का प्रयोग करा, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि बच्चे ने सिर्फ ब्लू पेन से लिखा, इसमें ब्लैक कहां से चल गया? कहीं इन्विजिलेटर ने अपनी तरफ से तो पॉइंट नहीं बढ़ा दिए, ये भतीजे की कॉपी तो नहीं है। ये बात समझो, ये प्रैक्टिकल चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कल तो मैं पेपर्स भी तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे पास पेपर रखे हैं, हर पेपर के ऊपर एक गोल्डन कलर की सील लगती है। और तुम्हारा जो केवाईसी प्रोसेस होता है, केवाईसी जैसे बैंकों में होता है ना, आपने देखा होगा कि बैंकों में केवाईसी होता है, ऐसे ही प्रोसेस होने लगा है एग्जाम हॉल में। पैटर्न छुपा रखा ध्यान देना। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे पेपर देने, तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से 1 घंटे पहले आपको बैठा लेंगे। ये होता है मेंस में। और सबसे बड़ी ट्रेजिक स्टोरी यही है, जैसे G20 को मैंने लिखने के लिए कहा, तुम G20 की ओपनिंग लाइन बताओ जरा क्या लिखोगे? तो मैं तो बताऊं मैंने क्या लिखी, क्योंकि उस समय तो यार था G20, अरे सब लिख देंगे, सब कितनी जगह हुआ, कहां हुआ, किस लिए हुआ, सब लिख देंगे। क्या लिखोगे? ओपनिंग लाइन बताओ जरा, पहली लाइन, कोई भी जो तुम्हारे मन में आ रही हो। अभी ये मत सोचो मैं जज करूंगा, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, वो सब मेंस चल रहा है तुम्हारा। क्या लिखोगे? G20 की पहली लाइन क्या लिखोगे? G20 कब आया था? अच्छा चलो ठीक है, और उन्होंने बस इतना लिख दिया G20 डैश लगा दिया। भैया अगर कभी ऐसी कोई सबमिट आती है तो इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 100 शब्दों में लिखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग करो, जैसे इन्होंने बताया G20 कब आया था, लिख सकते हो, लेकिन तुम ये जो लाइन लिखोगे पहली, आ जाओ स्टार्टिंग करना, उसमें याद रखना अभी हाल ही में G20 सबमिट हुआ। अब अगर तुमने ये बात लिख दी हाल ही में G20 सबमिट भारत में हुआ, ये हाल ही में कट जाएगा, इतना फालतू नहीं लिखना। G20 सबमिट भारत में हुआ, ये वर्ष 1999 से शुरू हुआ, 85% देशों की अर्थव्यवस्था वाले देश इसका भाग आ जाओ उसमें त्रिपाठी सर नहीं बचा तुम्हारा। उसके बाद सुनो ध्यान से, मैं ऐसे कह देगा। तो उसके बाद सुनो, उसके बाद 85% जो देश है जिनकी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी होती है, इस देश की भागीदारी है कहाँ है? अब मान के चलो इन्हें 20 देश जो उसमें उनके नाम नहीं आ रहे, मत डालो उसे तुम चाइना, ब्राजील, अमेरिका फर्जी नाम डाले नहीं, तो वो लेके बैठा है इतनी बड़ी मैगजीन और उसे सब याद है, वो करंट का ही प्रोफेसर है, वो ऐसे काटेगा ऐसे, फिर कहेगा अच्छा ये तो फर्जी बातें भी लिख रहा है, कल को हम इसका इंटरव्यू लेके इसको जज बना दें या इसको प्रशासनिक अधिकारी बना दें, ये तो लिख देगा योगी जी का एक ऑर्डर आया था, ये देखो ये ऑर्डर लागू है यूपी के 78 जिलों में, बोले वहीं 75 या 78 लिखा है तो एमपी के लिखा है। तो इसलिए मेंस में इवैल्यूएशन हो जाता है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मेंस में तुम्हारी राइटिंग का प्रभाव पड़ता है। जो बहुत पुराने मेंस देने वाले होते हैं, जब उन्हें कोई आंसर नहीं आता तो एक ट्रिक है, वो गुस्से में डॉक्टर वाली राइटिंग लिख देते हैं उस आंसर में, क्योंकि उसके भी 3-4 नंबर मिल जाते हैं। गलत लिखने से बेटर है ऐसी राइटिंग लिखो जिससे नाम पढ़ मिले। लेकिन ये लास्ट में एक ट्रिक है, ये भी बताया गया, मुझे सच बताया गया। तो मैं सोचा यार ये ही सही बोल रहे हैं, मतलब बरेली में जज साहब है मेरे सीनियर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें डॉक्टरी वाली जो लैंग्वेज है ना ये लिख देना, तो मैंने कहा सर शुरू में लिखो, बोले शुरू में लिखना, हेलो यार चलो। उसके बाद जब मेंस दे लोगे ना तो आपके जैसी मेंस हो जाएगा, उसके बाद बीच में 3 या 2.5 घंटे का गैप मिलता है, आप तुरंत ग्राउंड में भाग जाओ अकेले, अपने बैग में बिस्किट डालो भैया कोई भी बढ़िया सा, क्योंकि तुम ना उस समय चाय पीने नहीं जाओगे, टाइम वेस्ट होता है। और अगर तुम्हारे पास क्विक नोट्स नहीं है तो चुप बैठ जाओ, क्योंकि तुम दूसरे से बात करोगे तुम्हें कंफ्यूज करेगा। पहले तो वो डिस्कशन करेगा G20 भारत में हुआ था, नहीं केन्या में हुआ था, अब तुम्हें पता है भारत में हुआ, तुम भी कह रहे हो यार इजिप्ट तो सही लग रहा था, ये तो केन्या बोल रहा है, मेरा गलत हो गया, मेरे 5 नंबर तो ऐसे ही चलेगा लो। अब अगले पेपर में भी तुम डिप्रेस्ड हो गए, ये बात ध्यान रखना। और दूसरे पेपर के लिए रिवीजन अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारे अपने नोट्स हो तो कर लो सेकंड पेपर से पहले, वरना चिल रहो, क्योंकि जितना पढ़ोगे लास्ट टाइम पे वो आ जाता है, और अगर वो तुमने कंफ्यूजन के साथ पढ़ा है ना तो वही दिक्कत होती है। तो ये ध्यान रखना। और बीच में गैप मिल रहा है तो दोस्ती मत करना, अलग जाके बैठ जाओ 2-2.5 घंटे। अगर तुमने दोस्ती करी तो तुम्हारा दोस्त तुमसे सब पूछ लेगा, उसका आंसर बताइए, उसका बताइए, वो अपना चेक कर लेगा, तुम्हें दुविधा में डाल देगा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं मेंस के समय पर तुम अकेले रहो ज्यादा बढ़िया, समझे बात को। तो मेंस के लिए जब पेपर आएंगे तो मैं पेपर दिखाऊंगा। तो ये तरीके का पैटर्न होता है। और बिहार के अंदर 150 नंबर का जीएस का पेपर होता है, जिसके अंदर किताबों के नाम, अमिट, सबमिट, आजा शायद सभी चीजें थी। आई थिंक सबसे टिपिकल पेपर बिहार का ही होता है, क्योंकि उसमें जितनी सबमिट थी, बिहार की योजना, मेहरारू योजना, सबनी मेहरारू योजना, छत्तीसगढ़ है भैया योजना है, ठीक है। मणिपुर के गवर्नर का नाम पूछा था, अनुसुईया उइके, वर्तमान में ठीक है सीएम। तो जितने भी राज्य थे उनके नाम मुझे याद थे। अब पेपर पे बार-बार इन्विजिलेटर कह रहा था अपने पेपर पे ना लिखें, तो मैंने जो नंबर चिपका होता है रोल नंबर, उसके पास बहुत जगह खाली थी, मैंने पेंसिल से रोल नंबर रख डाला पूरा। अब वो आके कह रहा तुम्हारे रोल नंबर पे रोमन फिगर कैसे लिखे? मैंने कहा तुम जानो, मैंने थोड़ी लिखी है, जब मैं खैर चिटचिटा के ले आया था। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी।
फिलहाल ये है कि तुम्हें जो भी चीजें याद है अपने पेपर पे तुरंत उतार लेना। क्वेश्चन पढ़ा, जैसी पॉइंट आ रहा है पेंसिल से तुमने रेखाएं खींची और तुरंत लिख ली, वरना भूल जाओगे। ये ट्रिक मैं तुम्हें मेंस की बता रहा हूँ, बुढ़े नहीं बताएंगे तुम्हें। अभी हमारे जैसे और सीनियर बुजुर्ग बता सकते हैं। जिसका पहला मेंस होता है वो तो समझ लो इसी बात में नर्वस रहता है कि यार मेरा हो भी पाएगा, लेकिन मेंस के लिए प्रेजेंटेशन और प्रेजेंस का, मेंस के लिए तुम्हें ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना। जितना तुम प्री में मेहनत कर रहे हो उसका 50% मेंस में कर लोगे तुम टॉप मार दो, क्योंकि 50% से तो टॉप हो ही जाता है। यूपीएससी तो 50% पे रैंक क्लियर कर देता है, समझे बात को। तो मेंस के लिए बी स्ट्रांग। तो मेरा तुम्हें यही सजेशन है कि भैया A4 बनने पे जो मैं पढ़ाऊं या जो तुम्हें अच्छा लगता हो, टॉपर की कॉपी डाउनलोड करो फर्जी में टेलीग्राम पे, उसका सेम क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो, फिर अपने आप उस आंसर को डिट्टो उतारने की कोशिश करो। यही तरीका है। पीसीएस के 1000 एक साल में आंसर क्वेश्चन लिख लो मेंस के, और यूपीएससी का भी सेम पैटर्न है। 1000 लिख लिए तो वेलकम, नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, परीक्षा हर बार आती है 100 रुपए मांग लेगा पापा से, लड़कियां वो भी नहीं मांगेगी, शून्य फीस है। चलो बढ़े आगे, आप शुरू करें। मेंस का एक्सपीरियंस समझ गए। मेरी आदत ये है कि जो प्रैक्टिकली फेस करा वही दो, मैं चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। मेरा बहुत अच्छा हुआ, आई रोट 3 मैगजीन, मुझे तो बहुत आता था। नहीं भैया सीख रहे हैं। तो 100 नंबर का साइंस का पेपर था, जैसे उसमें अच्छे क्वेश्चन थे जो तुम लोग पढ़ चुके होगे। मृत सागर में कोई व्यक्ति डूबता क्यों नहीं, बताओ। लवणता ज्यादा होती है, सेरेनिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ऐसे बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। 2 आइस क्यूब घुसने पर वो आपस में चिपक क्यों जाते हैं, तो मुझे कबीर सिंह पिक्चर याद है, इसमें आइस क्यूब वाला सीन था ना। अब आलोक समझ डॉक्टर से ठीक है। वापस सर, आज हम लोग ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं पॉलिटी में, इसमें तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। इसमें सोनू तुम्हें ये पता चलेगा कि अगर तुमने बड़ी मेहनत से उत्तर प्रदेश में एक जमीन बनाई तो एक दिन केंद्र का हवाई जहाज उतरेगा और कहेगा सोनू वेरी गुड, अब ये हमारी हुई। कैसे, तो तुम्हें आज पता चलेगा कि तुम्हारी संपत्ति असल तुम्हारी नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हारी अपनी नहीं है, सब कुछ लागे केंद्र का, मेरा लागे ना कोई। समझ रहे हो? तो भैया समझो, विलियम्स की बता दे स्ट्रेटेजी। विलियम्स की स्ट्रेटेजी सिंपल है। अगर तुम्हारे पास में बेसिक किताबें स्टेट के लिए पढ़ लो, जो सर कहते थे वो स्टेट के लिए काम आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दूसरा घटना चक्र स्टेट। यूपीएससी के लिए दोनों किताबों का कोई रोल नहीं है। यूपीएससी के लिए बिल्कुल एकदम कैमरे में बता रहा हूं, सस्ती ट्रिक। BISION नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है, समझ गए। उस संस्था के मार्केट में NOTES आते हैं, समझ गए। तरीका है ना वीडियो से। तो उसके अगर तुम्हें यूपीएससी कम समय में निकालना है, जनवरी से जून से पहले लाओ, रटो, पन्ने पलटो, घोटो, और बिलीव मी जो तुम ये पॉलिटी मुझसे पढ़ी है ये तुम्हें सेम उसमें कनेक्टिंग मिल जाएगी, लक्ष्मीकांत मिल जाएगी। मैं पढ़ाता ही वही हूँ जो तुम्हारा संस्थाओं में चल रहा है, इसके टेंशन लेने का नहीं। और विजन के टेस्ट आ जाएंगे, विजन के टेस्ट बनाना शुरू कर देना जनवरी में। अब हमारी संस्था है लेकिन हम दूसरी संस्था का नाम अच्छे फेवर में ले सकते हैं। तो विजन के टेस्ट सीरीज लगाओ, कंटेंट हमारा पढ़ो, कंटेंट सब टीचरों ने तुम्हें, मतलब अच्छे टीचरों ने तुम्हें अच्छा ही दिया है। देखो गवर्नेंस में आ जाओ। पॉलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमने कभी ये सोची है कि तुम्हारे सीएम, पीएम, डीएम जो काम करते हैं उस काम को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कभी ये सोचा है कि राज्य आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं? जैसे तुमने यहाँ देखा कि हमारे डीएम साहब ने आदेश दिया, तो डीएम साहब का आदेश सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, एसपी है और भी अधिकारी है उन्होंने माना। लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि गोवा, एमपी, यूपी आपस में एक दूसरे से कैसे संबंध बना के रखते हैं? और कभी उनमें आपस में लड़ाई क्यों नहीं होती? कभी उत्तराखंड ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं आज यूपी पे जा रहा हूं हमला करने, यूपी आज से हमारा? कभी ऐसा क्यों नहीं होता? या यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है तो यूपी जाकर के बिहार पे हमला क्यों नहीं कर देता? ऐसा होता क्यों नहीं है? कभी सोचा? क्या लगता है? संबंध मधुरता है। संबंध में मधुरता है? वाह, अपने मत बताओ, इधर बताओ। संबंध में मधुरता है सर, दिसंबर है सर, 25 तारीख साल क्या चल, ठीक है। देखो तो फिलहाल ये है भैया, इसी को कहते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना। जो सीएम, डीएम, पीएम या कोई भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या अधिकारी करते हैं उसे गवर्नेंस। गवर्नेंस तुम्हारे घर में भी होती है, प्रूव करो। तुम्हारे पापा ने सुबह तुमसे कहा जाने से पहले घर के सामने जो फर्श है उसकी धुलाई करके जाना, गवर्नेंस तुम्हें करना पड़ेगा। यानी जो इनकी बात थी मधुर संबंध जरूरी नहीं हर बार संबंधों में ही तुम कर रहे हो, कई बार यू आर अंडर प्रेशर। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों को छूता है। तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, थोड़ा गवर्नेंस के बारे में भी तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें समझ भी आ जाएगा।
गवर्नेंस का सीधा मतलब शासन होता है। देश के पीएम सीएम और जो भी तुम्हारे बड़े नेता नागरिक है उनके शासन चलाने के तरीके को गवर्नेंस कहते हैं। पॉलिटी के अंदर जो भी राजतंत्र होता है, गवर्नेंस भी उनके काम करने की प्रणाली को कहते हैं। तो फिर सर एडमिनिस्ट्रेटिव किसे कहते हैं? जब उनके लिए नियम बनाए जाएं उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। जैसे मैंने जावेद से कहा, जावेद तुम सीएम हो, अब जावेद का काम है शासन करना, उत्तर प्रदेश के लिए विविध योजनाएं, सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं देखना, समय से सत्र आहूत कराना, समय से सत्र पूर्ण कराना, सारे काम करना जावेद का गवर्नेंस कहलाएगा। लेकिन जावेद 6 महीने का गैप नहीं कर सकते। जावेद सिर्फ उत्तर प्रदेश में नियम लागू कर सकते हैं। ये प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आता है, समझ गए? इनका दायरा सीमित करना, इन पर लगाम लगाना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेकिन इनके कार्य कुशलता को बताना गवर्नेंस। कोई डाउट? समझ गए? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमारा जो देश है वहां पे 2 तरीके की राजनीतिक व्यवस्था है। कितने तरीके की राजनीतिक व्यवस्था है? सबसे पहला तुम्हें पता है यूनियन, देश में एक ही प्रधानमंत्री है मोदी जी, क्योंकि वो केंद्र में सरकार बनाते हैं। केंद्र की सरकार का मतलब जो पूरे भारत पे नियंत्रण करती है। राज वर्ड मत लिखना अपनी कॉपी में, मेंस में नियंत्रण लिखना। राज करने का मतलब कि तुम ब्रिटिशर्स की बात करने लगे, और ये सिर्फ तुम्हारे यहाँ शासन एवं नियंत्रण कर रहे हैं। और इसी प्रकार राज्य की व्यवस्था होती है। जैसे यूपी के अंदर यूपी की सरकार, गोवा के अंदर गोवा की सरकार, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की सरकार। तो बेटा याद रखना 2 तरीके हैं, और मुबारक हो इसी 2 तरीके के विभाजन को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है संघीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है फेडरलिज्म। कोई डाउट? फेडरलिज्म। इससे पहले फेडरलिज्म पढ़ा है? हो, आर्टिकल वाली किताब छी बंद कर दो इसे। अरे मतलब आर्टिकल वाला यहाँ कोई काम नहीं, अगर पढ़ने आर्टिकल को ओपन कर लिए 245 भाई हुसैन बंद कर रहा हूं मैं अभी। चलो देखो ध्यान से, ये रहा हमारा प्यारा भारत, लिखा भी प्यारा भारत लिटरली, ठीक है? तो भैया हमारे यहाँ 2 व्यवस्थाएं हैं सर, एक केंद्र की और दूसरी व्यवस्था राज्य की। तो देखो भैया फेडरलिज्म जिसे नहीं पता वो ये वाला गाना गुनगुना लेना बैठ के, ये तेरा घर ये मेरा घर। केंद्र साफ कह रहा है, देख यूनियन में ना सब मेरा, ये मेरा, और हर राज्य से कह रहा है वो दूर तुझे दिख रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग तेरा, उत्तराखंड तेरा, ये इसका। तो ये जो विभाजन वाली व्यवस्था फेडरलिज्म है उसमें ये गाना ठीक बैठता है, ये तेरा घर ये मेरा घर। 2 ही लोग दिख रहे हैं, 2 व्यवस्था है, पति केंद्र मान लो पत्नी राज्य मान लो। सर आपको नहीं पता पत्नियां फिर से सही बार और हाँ नए बच्चे। भैया फेडरलिज्म का मतलब संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली का मतलब होता है केंद्र राज्य 2 तरीके की व्यवस्थाओं के अंदर शक्तियों का विभाजन। पर तुम्हें डाउट नहीं हो रहा, तुम्हें ये नहीं लग रहा सर हमारे यहाँ यूनियन जो है वो ऐसा पड़ोसी है जो अपनी नाक राज्य के कार्य में घुसेड़ देता? कभी भी ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो तुम्हारे प्रधानमंत्री जी केंद्र से उठ के यूपी में भी आएंगे। एक तो उनकी पार्टी के चुनाव हो रहे हैं, दूसरा उन्हें उस स्टेट के अंदर जबरदस्ती इंटरफियर करना है, ज्यादा सीटें होती हैं। लेकिन अगर हम संघीय प्रणाली की बात करें तो इसकी परिभाषा में एक लाइन बड़ा जबरदस्त है कि राज्य के पास राज्य की शक्ति होना चाहिए, केंद्र के पास केंद्र की शक्ति। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में केंद्र राज्य में हस्तक्षेप करता रहता है। इसीलिए एक अंग्रेज हुआ, उसका नाम था के.सी. वेयर एस। क्या नाम था? उसी ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी। उसने कहा है झूठ बोल रहे हो, भारत में संघवाद नहीं है, भारत में अर्ध संघवाद है, हाफ यानी क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब केंद्र जब चाहे तब राज्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी आज अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? हाँ यूएसए के बारे में। तो भैया पहले ये देखो एक नींव, उत्तर प्रदेश पढ़ो और ये गुजरात, ठीक है? तो भैया दोनों अलग अलग राज्य हैं, परंतु इन राज्यों के साथ में ये बने हमारा साथ, मतलब कोई आजकल बिहार हो गया है ना, तो हमारे साथ दोगे वाली बात निकल रही है, हमारा साथ दोगे तो भैया ये याद रखना कि तुम्हारे यहाँ जितने भी राज्य हैं वो आपस में कैसे भी संबंध रखें, लेकिन अगर उन्होंने केंद्र से संबंध बढ़िया नहीं रखे तो केंद्र उस राज्य को सुपुर्द ए खाक कर देगा। कहाँ गए मुस्लिम उर्दू वाले हमारे मित्र? सुपुर्द ए खाक कहाँ की शायरा? सुपुर्द ए खाक माने अरे मिट्टी में मिला देना। गुड, समझ गए? चलो देखो ध्यान से। तो भैया केंद्र का कहना है जब तक रहना है केंद्र केंद्र कहना है, समझ गए? तो जितने भी राज्य हैं भारत में केंद्र केंद्र कहते रहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो फिर समझ लो तुम्हारे हम
टारगेट मिटा देंगे। सर कैसे मिटा देंगे? उत्तर प्रदेश के 2 टुकड़े करके एक उत्तराखंड बना देंगे, एक यूपी बना देंगे, एमपी के 2 टुकड़े करके एक छत्तीसगढ़ बना देंगे, एक एमपी बना देंगे। अब समझे? तो भैया राज्यों को अपने कपड़े बचाने हैं, पैंट और शर्ट तो बचाना पड़ेगा, वरना पैंट और शर्ट। चलो भाई ये देखो, केंद्र इज लाइक समुद्र में रह के मगरमच्छ से प्यार, इसी स्लाइड की बात हुई थी। केंद्र का स्थिति देखो, ये जीएसटी लाया, अब राज्य कह रहे थे हमें नहीं चाहिए, वी हैव हमें नहीं चाहिए, बोला है मजाक कर रहे हो, मेरा समुद्र है। अभी तो मुंह में जीएसटी रखा है, थोड़ी देर में कोई सा राज्य होगा मुंह में, जितने भी राज्य थे उन्हें जीएसटी लागू करना पड़ा। मैं तुम्हें एक्चुअल कंडीशन दिखा रहा हूँ। देखो पॉलिटी और पॉलिटिक्स में फर्क है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का बिल्कुल, पॉलिटी का मतलब ये है कि केंद्र इतना मजबूत है कि किसी भी राज्य को हड़प सकता है, कभी भी किसी राज्य को खत्म कर सकता है। कैसे? अभी समझोगे तुम, बड़ा आनंद आएगा। आप पढ़ो सर, यानी स्टेट को खतरा, हाँ अगर रिलेशन खराब, प्रूफ करो। वेस्ट बंगाल, समझ गए? वहां एक ऐसी सीएम है जो कहती है पीएम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तो पीएम कहते हैं ओ मेरे पास भी एक विभाग है जिसका नाम है अल्फाबेट ई अल्फाबेट डी, समझ गए? ई डी, फिर ईडी वाले पश्चिम बंगाल जाते हैं और कहते हैं तुम अपने कागज दिखाओ, कागज अरेस्ट वारंट के साथ। समझ आ रहा है कनेक्शन की केंद्र से रिश्ते खराब करे तो अपने घर ईडीआई सीबीआई की दावत के लिए तैयार। वैसे तो क्रिसमस आ, अब आगे तो देखो सर, हमारे यहाँ सभी राज्य केंद्र से इतना डरते हैं, पर अमेरिका में ऐसा नहीं। किसी बच्चे का सवाल हो सकता है, तो भैया सुनो, अमेरिका का मैं तुम्हें बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। पहले ये ध्यान रखना, अमेरिका में कितने राज्य हैं? इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोई डाउट सर? तो भैया 28 और 8 भारत में, लेकिन अमेरिका कितने राज्यों का समूह है? 50। ठीक है, अब ध्यान देना बड़े अच्छे से। मैंने पूछा सलोनी से, सलोनी आई एक दिन आराम से, सलोनी बोली सर मैं आपके फैमिली के राशन कार्ड का हिस्सा बनना चाहती हूँ, आपकी फैमिली मुझे अडॉप्ट कर ले। अडॉप्ट कर ले, ठीक है, और कुछ नहीं, कुछ तो तो इसी के साथ इनका पड़ोसी का आपका नाम क्या? पूनम, ऐसे पूछ, हाँ चलो, अरे कोई बात नहीं, तो जोक था। रजनी, मैं भी, तो उसके बाद पीछे से बुलाई, जब फ्री में राशन कार्ड मिल गया, तो ये तीनों ने जो अपने आप में सोबेरिन थे, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, संप्रभु थे, इनका अपना घर, इनकी अपनी आइडेंटिटी, इनका अपना फैसला था कि ये राशन कार्ड यानी कि अभिषेक मिश्रा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अभिषेक मिश्रा में ज्वाइन होना चाहते। तो इन्होंने मुझसे ये कहा सर हम ज्वाइन होंगे लेकिन हमारी शर्तें हैं। मैंने कहा शर्तें क्या है? बोले कम से कम 3 टाइम का बढ़िया पनीर वाला खाना। मैंने कहा अरे वाह सही है। उसके बाद बोले सर कम से कम कहीं जाना है, आ जाओ। लड़कों की हॉर्स वॉक, हाँ 2014 महाराष्ट्र में जब बुखार चढ़ा था तब मैंने ये देखा कि कैट वॉक के बदले क्या होता है, हिरन वॉक होती है, डॉग वॉक होती है। तो पता चला लड़कों की हॉर्स वॉक होती है, लिटरली यू कैन गूगल इट। हर क्षेत्र में विभिन्न जानकारी रखने वाले बहुत बन लोग, समझे? आज सर काऊ वॉक नहीं होती। चलो देखो ध्यान से, अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अभी तक तुम्हें ये दिख रहा होगा ये मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये तुम कनेक्शन समझोगे मजा आ जाएगा। इन्होंने अपनी सारी शर्तें बताई, तो मैंने कहा ठीक है अब तुम राशन कार्ड में मेरे ज्वाइन हो जाओ, मुझे खुशी है। तो ये शर्तों पे हुई, एग्रीमेंट पे। ऐसे 50 राज्य उठे, वो एक दिन अमेरिका के नामक एक छोटे से देश के पास में गए, उन्होंने कहा देख हम सब आपस में संधि कर लेते हैं जिससे तू हमारी बात मानेगा ना और हम तेरी बात मानेंगे, लेकिन अगर कभी भी हमारे दिमाग की खिसकी और हमें लगा कि नहीं तेरे साथ रहना रिस्की है, समझ गए ना, बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम कभी भी तेरे साथ अपना संबंध खत्म कर सकते हैं। अमेरिका को हमेशा डर रहता है कि 50 राज्यों में से कोई भी मुंह उठा के कह दे टाटा बाय बाय गुड बाय, समझ गए? अब आ जाओ इंडिया की बारी। इंडिया में मैं खुद क्या क्यों सलोनी तुमसे कही थी कल क्लास ले लियो 12 बजे, नहीं ले क्लास, ये पकड़ो डंडा, से एक बार क्लास में आ गई तो निकल नहीं पाओगी। इंडिया के अंदर 552 रियासतें जो थी, उनके राजा छोटे छोटे गली मोहल्ले में अपनी राजा वो चला रहे थे रियासत। तो जब वल्लभ भाई पटेल बीपी मेनन साहब गए तो उन्होंने सीधे कहा कि एक इंडिया बना के ही हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, लेकिन कोई राजी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जबरदस्ती डंडे के दम पे सबको भैया विलय कराया, जिसमें से सबसे 3 खतरनाक वाले, एक तो जम्मू कश्मीर वाले हरि सिंह छोड़ दो, उसके बाद आ गए तुम्हारे निजाम ऑफ हैदराबाद, और एक इधर जूनागढ़ वाले। जब जूनागढ़ को चूना लगा के खूब कुटाई चली है तो उसके बाद जाकर के उन्हें समझ में आया, ठीक है निजाम तो छोड़ी दो, निजाम साहब तो
पाकिस्तान को पैसे दे रहे थे कि उनकी आर्मी को कि तुम लो इंडिया वालों को कूटो। इंडिया वाले बोले शराफत की कोई बात ही नहीं, हमारे पड़ोसी की फंडिंग कर रहा है, वो तेरी ऐसी तैसी। फिर चलाया हमने, एक नियम था उसमें ये कहा था कि आर्मी जो है वो यूज नहीं कर सकते, तो हमने आर्मी को, पुलिस को आर्मी में कन्वर्ट कर दिया था, उसे कहते हैं ऑपरेशन पोलो, जिसके अंदर पुलिस को आर्मी का दर्जा देकर उनसे कुटाई चलवाई थी। पढ़ना बड़ा अच्छा इतिहास सर, पढ़ाएंगे बोलूंगा पढ़ा। चलो देखो ध्यान से, अमेरिका में 50 राज्य एग्रीमेंट समझौता कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में जुड़े हैं, लेकिन इंडिया में जोड़े गए हैं। सर इसका मतलब क्या है बेटा, एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज होती है। लव मैरिज में दोनों की अपनी शर्त है, अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना सम्मान। अरेंज में लड़के वाले जाते हैं, तुम्हारी लड़की टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, हमें ना पसंद कुछ भी, उधर से लड़की वाले कह रहे हैं तुम्हारी लड़की की दाढ़ी बड़ी है, हमें पसंद नहीं, समझ रहे हो? तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता आपस में, मेरी बात समझना। जब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो फिर एक बुजुर्ग निकल के आते करके सही तो है, कर तो लो दोनों साथी, सोने की चैन तो मिल रही है, स्प्लेंडर मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी। तो बेटा जब ये जबरदस्ती की शादी कराई जाती है तो वहां पे दोनों में से कोई एक पक्ष मजबूत हो जाता है। ऐसे कहा जाता है लड़के वाले हैं, इनकी सारी कंडीशन। अब समझो इंडिया का हाल ऐसा ही है। अमेरिका के राज्य कभी नहीं करते, अमेरिका के राज्यों के अपने पासपोर्ट, अपनी नागरिकता। अमेरिका के केंद्र की नागरिकता अलग, राज्य की नागरिकता अलग, केंद्र की सुप्रीम कोर्ट अलग, राज्य का सुप्रीम कोर्ट अलग, केंद्र की पावर अलग, राज्य की पावर अलग। बिकॉज वहां लव मैरिज है, अगर तुम अच्छे हो तो हम भी अच्छे। तुम्हारी एमएनसी में 1 लाख की नौकरी है तो लड़की कह रही मेरी भी नौकरी है, मेरी भी शर्तों पे चलना पड़ेगा। बट इंडिया इज डिफरेंट, इंडिया में नहीं है। 28 राज्य हमेशा दुखी, क्योंकि यहाँ केंद्र जो है वो ससुर जी, समझ गए, हमेशा कहते हैं पानी लेके आओ, तुम्हारे यहाँ सिंचाई नहीं चल रही, तुम्हारे यहाँ मेहतारू योजना नहीं चल रही, तुम्हारे यहाँ महालक्ष्मी योजना नहीं चल रही, तुम्हारे यहाँ विदय योजना नहीं चल रही। तो समझ रहे हो, इंडिया में जितने भी राज्य हैं वो घबराए रहते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? तो इसीलिए इंडिया में अमेरिका के कंपैरिजन में रिश्ते अलग हैं। अब समझो, एक बड़ा अच्छी लाइन बोली थी, किसने बोली थी? मैंने बोली। चलो ये लाइन पढ़ना जरा। उससे पहले तो मैं एक चीज और बता दूं, नहीं पहले वो लाइन ही पढ़ेंगे यार, वो लाइन पढ़ाते हैं ध्यान से पढ़ा। अगर इस लाइन को, जिसने मेरी स्टोरी ध्यान से सुनी वो बता देगा इस लाइन का मतलब। बहुत ध्यान से पढ़ना, जैसे वो पढ़ते हो मैसेज सुबह सुबह उनका। तुम्हारे प्यार, तुम्हारी उनकी भी हमारे प्यार, ये चाहता। इन शॉर्ट अमेरिका राज्यों की वजह से है, राज्यों के एग्रीमेंट की, लेकिन इंडिया की वजह से राज्य हैं। समझ गए? अच्छे समझ गए? इसको समझ पाए कि नहीं? तो एक मुझे इस बात का उदाहरण दे दो, केंद्र कहां मजबूत होगा? अमेरिका में, इंडिया में? इंडिया में, क्योंकि इंडिया कह रहा साफ साफ राज्यों से कि भैया मेरी वजह से तुम सब हो, और इसलिए केंद्र यहाँ मजबूत है। अमेरिका में केंद्र मजबूत होगा कि राज्य मजबूत? राज्य मजबूत। अब अंतर समझ पाए? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट समरी, व्हिच इज बाय अभिषेक मिश्रा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, ये भी एग्जांपल था क्या? चलो अब एक मजेदार चीज, इसका आंसर दो। अगर इसका आंसर तुम लोगों ने दे दिया तो मैं समझूंगा हाँ तुम्हारी लूसेंट तो 3-4 बार कर चुकी है। इंडिया की लड़की लूसेंट बढ़ गया। बताओ भाई, गांधी जी के 3 दोस्त, मैंने दोस्त बोला, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राजीव कुमार भी थे, और भी थे। कनाडा, हाँ जी ठीक है, कनाडा। गुड बेटा, याद रखना सर कनाडा। क्यों? क्योंकि सर अमेरिका को कहा जाता है कि अमेरिका संघीय देश है, तुम्हारा भारत पूर्ण रूप से संघीय नहीं। अगर तुमने अमेरिका की संघीय व्यवस्था ली होती तो आज उत्तर प्रदेश अपना सुप्रीम कोर्ट खोले बैठा होता, उत्तर प्रदेश अपनी नागरिकता का पासपोर्ट जारी किए बैठा होता। ऐसा तुम्हें अमेरिका में देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में अमेरिका की तरह व्यवस्था नहीं है। अमेरिका को ट्रू फेडरलिज्म बोला जाता है, पूर्ण रूप से संघीय प्रणाली वाला देश, लेकिन इंडिया को नहीं बोला जाता, क्योंकि इंडिया ने कनाडा से लिया है। तो फिर सर कनाडा से क्यों लिया? खुद पढ़ो, खुद जान जाओ, मेरे शब्द नहीं, ये किताब है, मैं कुछ फालतू नहीं बोलता। पढ़ो, दूसरे देशों से कंपैरिजन कर रहे हैं। मजा आ रहा है नहीं? इसी मजे को तुम लोग मिस कर रहे थे। ये किसी मैसेज तक नहीं आया, हाँ 1 महीना तुम्हारा रिचार्ज नहीं था, उनसे लगातार बात हो रही। अच्छा वो भाई बात आई समझ में? भारत की संघीय प्रकृति को कनाडा के संविधान से अपनाया गया था।
कनाडाई संविधान में एक मजबूत केंद्र के साथ सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप है, जो बात केसी वेयरस ने की। साथ ही भारत में अपशिष्ट शक्तियां, इस लाइन को भी भूल जाओ, अपशिष्ट शक्तियां आगे बताऊंगा, सीधी बात समझो। इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर को मजबूत देखते हैं, केंद्र सरकार को मजबूत देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने कनाडा से ये ढांचा लिया है। अमेरिका में सब उल्टा है, अमेरिका में राज्य मजबूत है, क्योंकि अमेरिका के अंदर पूर्ण रूप से सत्यता से प्रणाली संघीय देखने को मिलती है। वहां राज्य अलग, केंद्र अलग, ढर्रे पे चलते हैं। लेकिन यहाँ अगर पीएम साहब आ रहे हैं तो 1 लाख करोड़ रुपया यूपी में दीवारों पे दिखेगा। वो भी ड्रमंड कॉलेज है, इतना पैसा अब आगे बढ़ते हैं। तो मुबारक हो, आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तो वही वाला हो गया कि पिक्चर शुरू हुई बाद में टाइटल है, तो बढ़िया था। एनिमल पिक्चर देखी तुम लोगों ने? मैंने अपने दोस्त से पूछा एनिमल देख लिया? तूने बोले कहाँ यार? मैंने कहा गधे मैं पिक्चर नहीं एनिमल की बात कर रहा हूँ। वो बोले नहीं यार वो भी नहीं देखा, मैं घर में हूँ। मैंने कहा शीशा है? बोले हाँ। उसने मुझे ब्लॉक किया। चलो तो देखो याद रखना, CSR सेंटर स्टेट रिलेशन बेटा आज के समय पे संघवाद के लिए चुनौती बन चुकी है। क्यों? क्योंकि सभी देशों में केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं वर्गीकृत कर दी गई है। तुम्हारे यहाँ कितना वर्गीकरण है, सच्चा झूठा, अभी तुम खुद देख लो। किसी भी बालक को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछे, किसी भी बालक को, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास का समय होने वाला है, लेकिन तुम लोग बोर नहीं हो तो मैं सेकंड क्लास ही ढाल दूंगा। बताओ इसमें कोई डाउट है यहाँ तक की स्टोरी में? कोई डाउट? आपको कोई समस्या? आप तो आज मेरी सेकंड क्लास ले रहे हैं, पहली क्लास ले रहे हैं। गुड, ये पहली क्लास लिए हैं। इस महीने में 9वीं क्लास है, मैं टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? मेरे पास आ गया, पता नहीं कभी ग्रुप में नहीं आया। अब कोई बच्चा समझे कि टाइम टेबल में क्लास किसकी उसे पता ही ना हो तो वो ना है, चलो कोई बात नहीं, इसमें विचार करें। तो एक दिन सोनू ने अपना फ्रेंड कैम ओपन कर दिया। नहीं ऐसा होता है, देखो ऐसा मेरे साथ भी कई बार होता है। कह रहा सोनू ने हमें नहीं बताया, ये बातें बताने लायक है। जब भी आप कभी धोखे धाके से अपना फ्रेंड कैमरा ऑन कर देते हैं, ऐसा कभी हुआ होगा, तब आपके साथ तेरी मेरी शकल वाली फोटो आ जाती है। मैथ वाले सर को बोला था भाई बर्थडे बाद में उठा लेंगे, तो पढ़, ठीक है ना? उसके बाद देखो अगला ये बेटा, अब यह है टॉपिक, इसे आज हम पढ़ेंगे और इसे बोलते हैं केंद्र राज्य संबंध। 3 तरीके से वर्गीकृत है। अनुच्छेद 12 की परिभाषा से कंफ्यूज मत होना कि लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशरी नहीं, यहां पर तुम्हारे हैं विधायी, वित्तीय, प्रशासनिक, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में यही 3 तरीके के संबंध हैं जिनका वर्गीकरण करा जाता है। पढ़ो कौन कौन से 3 हैं। विधायी अनुच्छेद लिख लेना उनके, वित्तीय एवं प्रशासनिक। लगता है कोई अर्जेंसी है। नमस्ते नमस्ते सर, क्लास चल रही है लेकिन पूछ सकते हैं आपको। और बताओ क्या बताओ। हाँ भाई देखो, इसमें प्रशासनिक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, तीनों है, ठीक है ना? लेजिस्लेटिव, वित्तीय, प्रशासनिक, ये 3 तरीके के संबंध है कि राज्य केंद्र के साथ कौन सी विधि बनाएगा, कौन सी विधि मानेगा, राज्य केंद्र के साथ कौन से टैक्स बांटेगा, कौन से टैक्स नहीं बांटेगा, कौन से टैक्स चोरी से हड़प लेगा। तीसरा, राज्य और केंद्र के बीच प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नर, डीएम, याद करो, अटॉर्नी जनरल। गवर्नर की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। कहां ट्रांसप्लांट कर रहे थे? राज्य में। तो प्रशासनिक पूरा हेल्ड कर रहे थे। शुरू में मैंने बताया कि सीएम, पीएम, ये लोग गवर्नेंस करते हैं, शासन। अभी देखो मजा आएगा आगे। ओल्ड स्टोरी गुड फ्रेंड, यस। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? सपना बोला ही नहीं कि सपना ये घड़ी अरुण को बोला। ये अब जी जैसे तुमने जो बात कही वो नहीं बोली उनने, वैसी जे वाली बात नहीं बोली, ठीक है? बिहारी में बड़े आ का प्रयोग बहुत होता है, तो वहां पर मैंने ये देखा कि जैसे मान के चलो मैं दुकान पे चाय पीने गया, चाय चाहिए, क्या नाम लिखे है आप? मैंने कहा अभिषेक। ओ अभिषेका भैया है। मैंने कहा अच्छा, वो उनकी दुकान पर काम कर रहा है, ऋतिका चाय लाई दी ही मालिक की भैया गुलाम तेरी कहाँ जाई उतरी? तो हमने कहा भैया हम कहाँ ना उतरी, हमारे पेपर पर छोड़ दिए दुकान। तो बोले अच्छा भैया, मैंने भी सीखी, देखो थोड़ी टुकड़ों में ही सही। तो मुझे बिहार जाके 2 बातें पता चली, या तो तुम्हें बिहारी आती हो या तुम भूखे हो।
जब वो मुझसे कह रहे थे बोले अरे भैया श्रुति चबा रहे, मैंने कहा नहीं श्रुति नहीं चबा रहे, बोल लेते हैं पर अंग्रेजी आती है हमको, बिहारी भूल गए हम यहीं के हैं। कह रहा है झूठ बोल रहे। तो सबसे पहले दिन जब मैंने उससे कहा भैया मुझे एग्जाम सेंटर जाना है तो 60 रुपए लगेंगे, अगले दिन जब मैंने उससे कहा 10 रुपए लगेगा, नहीं अगले दिन बता, मैंने कहा गुलामबर पे जाना है, उसके बाद गर्दानी बाग मेरा जो सेंटर था, अब चलो सब सुनील में बता रहा हूँ, उस सेंटर का नाम सुनो, मैं रुका था मीठापुर में, सेंटर का नाम यादपुर और जगह गर्दानी बाग। मुझे लग रहा था ससुरा कोई रैकेट में ना पड़ जाऊंगा। कौन सा एरिया था मीठापुर? लिटरली मेरे एडमिट कार्ड पे मैं तो दिखाऊंगा यहाँ जूम करके, तुम एड्रेस देखना हंसना। और उस गर्दानी बाग के स्कूल की, उसका नाम है कमला नेहरू स्कूल, उसकी घटना सुनो। 20 साल पहले वहां विमान गिर गया, तो कहा जाता है कि विमान गिरने की वजह से रात में कई बार ऑटो वालों को बताया कि यहाँ भूत चुड़ैल दिखते हैं रोड पे भागते हुए, और वहां एक दरवाजा हिला, पूरा क्लास सबने आज भूत देखेंगे, सब देखेंगे, दिन नहीं देखेंगे। तो एक बुजुर्ग मास्टर साहब निकल के आ गए, हम थे। दैट वाज द अमेजिंग फन ऑफ द सेंटर। तो मैंने वहां काफी हद तक बिहारी सुन ली, मतलब सीख ली, और फिर मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि मैं वहां चाय पीने जाता था, चाय दियो तो भैया चाय दे दी उन्होंने, मैंने कहा कितना रुपया मेरा भैया। तो उसके बाद मतलब थोड़ा आपको ना अपना मुंह का एसेंट खोल लेना, जैसे आपके मुंह में ज्यादा वायु प्रवेश कर रही तो आप बिहारी हो जाओ। अच्छी जगह है, काफी सस्ती थी, और आमतौर पर जब मैं लिट्टी खाने गया तो तुम जब लिट्टी या चोखा खाओगे, कोई सब्जी खाओगे तो उसमें बाल निकला है तो तुम सब्जी हटा दोगे। मैंने कहा बिहार में से, भैया ये देखो इसमें बाल, उसने कहा, और उसने बाल उठाया हाथ से, बोले ओ वो बाल तो है, उसने फेंक दिया, बोले आप खा लीजिए। तो फिर मैंने 90 रुपए की लिट्टी अच्छी जगह जाके खाई। देखिए ठेले वालों को नहीं खाना चाहिए। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस थे। बिहार में मीठा बहुत फेमस, पता ना आपको, कि अगर आप जलेबी वलेबी खाओगे जाकर के खाने के साथ 25 रुपए की प्लेट में पूरी, साथ में सब्जी, साथ में जलेबी। तो मैंने उससे दूसरी जलेबी मांगी तो कह रहा भैया 5 रुपए और लगेंगे। मैंने कहा जलेबी एक, पूरी 4 चलो फिर कोई बात नहीं। तो अब मैंने सोचा कि बिहार में जब भी जाऊंगा नवरात्रों में जाऊँ, कुछ खाना ही ना पड़ेगा। तो 3 तरीके के संबंध होते हैं, समझ गए। अब उसके बाद बात करेंगे आज हम सबसे पहले विधायी संबंध होगी, सबसे पहले लेजिस्लेटिव। अच्छा सोनू जरा दिमाग लगा के बताओ, ये रहा सबसे पहले एक बेसिक चीज जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, याद रखना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा ये सब बाद में बने हैं, पहले रियासतें थी। ये बात याद रहेगी कि नहीं? सारे के सारे पहले रियासतें थी, बाद में जाकर के इनको राज्य का दर्जा मिला है। इतना ही नहीं, भाषाई आधार पर 1953 में 1956 के एक अधिनियम के साथ में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ये सिर्फ तथ्य है, तथ्य का मतलब ही तुमने पढ़ा होगा। तो इसके पीछे की कहानियां क्या थी वो रियासत वाले चैप्टर में पढ़ना जाकर सर बताएंगे। मैं भी तुम्हें इतना हिंट दे रहा हूं। एक दिन यूपी आया भाग के केंद्र के पास, बोले केंद्र 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 मुझे अपने में जोड़ लो। तो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, अब समझ आएगा। एक दिन धर्मेंद्र का भैया आया भाग के धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र बड़ा भाई छोटा भाई हुई है, बड़े या छोटे? दोनों बड़े। एग्जाम्पल, एक दिन धर्मेंद्र का बड़ा भाई आया भागते हुए, बोले धर्मेंद्र पापा से बात कर ले, मुझे बहुत तेज शादी आई है, बहुत अब भाई धर्मेंद्र बोले भैया ठीक है, लेकिन शादी तुम करके करो क्या? बोले वो सब नहीं पता, बहुत तेज शादी आई है, करा दो पापा से कह के मेरी शादी। तो भैया इनके पापा से जब वो कहने गए तो उनके पापा ने कहा देख तू शादी तो कर रहा है, लेकिन तेरी मर्जी है, तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब जब वो शादी के मंडप पे इनका भाई बैठा तो किसी दोस्त ने पूछा आज से तो तू कैद हो जाए। बोले कैद मतलब? बोले अब तू बैचलर नहीं रह जाएगा। पता है ना शादी से पहले बैचलर खत्म हो जाती है। तो उसने ये कहा कि मैं बैचलर नहीं रह जाऊंगा, मतलब? बोले आज से तेरी आजादी खत्म, आज से तेरी शादी हो रही है तो तू अब कुमारा नहीं कहलाएगा। बोले यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सेम चीज ना तुम्हारे यूपी उत्तराखंड के साथ हो गई। जब ये आजाद थे तो कुछ भी कर सकते थे, जिस दिन इन्होंने मैरिज यानी संधि करी केंद्र के साथ ज्वाइन करने की, उस दिन इनकी आजादी खत्म हो गई। अब ये ना तो तलाक दे सकते हैं, ना जा सकते हैं, बस रिश्ता निभा सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा पढ़ाते समय टीचर्स कहते हैं कि केंद्र और राज्य के संबंध ऐसे हैं कि ना छोड़ा जाए ना निभाया जाए। बात आई समझ में? यूपी के साथ केंद्र कितना भी अच्छा कर ले तब भी यूपी अलग नहीं हो सकता, बुरा कर ले तो भी अलग नहीं हो सकता। इट इज कॉल्ड मैरिज, जहां ब्रेक डाउन की व्यवस्था नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जिसे ये नहीं पता बेटा केंद्र क्या है, ये तुम्हारे राज्य हैं। सर लखनऊ भी, बेटा लखनऊ यूपी के अंदर आता है, लखनऊ है यूपी राज्य, ठीक है ना? कि बेसिक क्लब हो हमारी ज्योग्राफी क्लासेस, ठीक है? देखो पिछले साल वालों की बात करो, इस साल तो मुझे पता नहीं। राजस्थान, पंजाब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। बेटा ये सबके सब किसकी बात मानेंगे? यूनियन का मतलब नक्शे पे सेंटर नहीं है। उत्तर प्रदेश भी यूनियन बन सकता है। कैसे?
जहां पे भी संसद की बिल्डिंग आ जाए, केंद्र की सरकार जहां बन जाए, बैठने लगे, सारे फैसले ले, उसे यूनियन कहते हैं। यूनियन पीलीभीत के अंदर भी संसद बना लें तो आज यूनियन दिल्ली से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। सिर्फ दिल्ली केंद्र नहीं है, ऐसे तो मध्य प्रदेश केंद्र बनेगा अशोक के समय पे, समझ गए ना, जब अत्यधिक बन के कारण अटैक नहीं होता। छोड़ो हिस्ट्री में मिला 2 मिनट आज हिस्ट्री बोले तो हिस्ट्री का हो गया सर को डेंगू हो गया सर, मच्छरों को इतिहास पढ़ा रहे थे, मच्छर बोले विन बोले मतलब सर ठीक हो जाएंगे, उनकी रिकवरी अच्छी। मैं उनके पास डेली आधे घंटे उनकी काउंसलिंग करने आता हूँ। तुम बीमार नहीं हो तो उठ सकते हो, वो उनके पास टैग है ऐसे बोले अब तुम चले जाओ, तुम भी पैरों पे घर नहीं जा सकते। तो सर की मम्मी ने लिटरली मुझसे कहा कल से मत आना, हमारा बेटा ठीक हो रहा था। चला गया, चल अब आ जाओ। आर्टिकल 245 जरा पढ़ो, इसमें तुम्हें एक इंटरेस्टिंग तथ्य पता चलेगा। आज तुम्हें दिखाते हैं कि हमारे इंडिया की सरकार की अंतरराष्ट्रीय शक्ति कितनी है, मजा आएगा। इंग्लिश हिंदी ये दोनों मालूम पढ़ो 245 इसमें तो ध्यान से पढ़ना। समझ आ रहा कुछ? समझ आ रहा है? यही नाम है ना, समझ आ रहा है? शिवानी पांडे बस इधर पीछे समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम समझ आ रहा है? सबसे पीछे बैठ के समझ ले रही हमारी तरह, पता है एकदम वही शकल वही नक्शा। देखो तुम इधर आर्टिकल 245 मुझे कौन बताएगा क्या क्या? हमारे सामने हिंदी लिखी है, जो कहते हैं अभी हिंदी आती है, हिंदी वालों हिंदी पढ़ के हिंदी बताओ। लो अंग्रेजों इधर ये भी पढ़ो इसे पढ़ के बताओ। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान से सीधे हुए कोई टीचर पढ़ाने लगे तो उसका आनंद ही अलग आ जाता है, लेकिन उन्हें पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। वो तुम्हें पॉलिटी पढ़ा के निकल जाते हैं, फिर एक दिन कहीं मिलते हो, तुम कहते हो सर मेरा तो इंटरव्यू आपका फ्री नहीं निकल रहा। अरे वो बेटा पढ़ नहीं पाया, हो जाते पढ़ो फिर अंग्रेजी में भी। 245 बड़ा प्यारी बातें कर रहा है, अभी तुम्हें समझ आ जाएंगी, समझो बेटा। पूरे भारत के लिए जो विधि बनाए वो संसद, जो राज्य के लिए विधि बनाए, ये रहा सीधे सरलीकरण। मैंने लिख दिया संसद पूरे भारत हेतु या भारत के किसी भी भाग के लिए नियम बना सकती कानून। और तुम्हारा राज्य कहां के लिए बना सकता है? पूरे राज्य के लिए या उस राज्य के किसी हिस्से के लिए। यूपी की सरकार पूरे यूपी में या पीलीभीत लखनऊ यूपी के 75 जिले या किसी भी यूपी के हिस्से में यूपी की सरकार बना सकती, लेकिन केंद्र सरकार पूरे भारत में या पूरे भारत के किसी भी हिस्से में। कोई डाउट? आप समझना। शुभम नाम कौशल, हमेशा भूल जाता हूँ, कौशल से दुख है। कौशल। तो उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, कौशल जो है यहाँ से एक लड़की को लेके भाग गया अमेरिका। सर कितना पॉजिटिव, किसी भगा रहे हैं, किसी रिश्ते तोड़वा रहे हैं, किसी भैया आप शादी आ गई, वो एडवोकेट ऐसी चीजें कमाई आलोक की नीति। एफिडेविट बनवाने के 500 लिए गए लड़के से, 60 वाले एफिडेविट। चलो तो एक दिन कौशल जो है, इन्होंने एक लड़की से कहा कि क्या हम तो भाग चले। वो लड़की रनिंग की तैयारी कर रही थी, उसे लगा मजाक कर रहे हैं, चलो भागते हैं 100 मीटर रेस मारी। तो उसके बाद ये और वो लड़की दोनों सेम रिलीजन, दे बोथ वेंट टू यूएसए। ठीक है, यूएसए जाने के बाद इन्होंने कहा चलो शादी कर लेते हैं। इन्होंने वहां पर चर्च के नियम के अनुसार शादी कर ली। मेरी बात समझना। अब जब ये इंडिया में वापस आए तो इंडिया में हिंदू विवाह अधिनियम ये कहता है कि जब भी आ जाइए प्रधान जी, आपका स्वागत देर आए और कतई बेटा लड्डू अच्छा चलो बैठे नहीं तो लड्डू नहीं दो पहले। अरे दिलवा देगा दादी किस बात के लिए? तो बरेली में क्या हुआ आपके साथ? अच्छा वो तो सीनियर वाला है, वो बैठा अच्छा लड्डू खाओ पहले। कैमरा बंद करके रखना है। कैसे अरे वो जुडिशरी वो लॉयर वाला है, बैठ तुम्हें ये सब खबर पता कहां चला? नहीं बजात में बिहार में फोन आया, बाद में मुझे पता चला। पहले इन्होंने व्हाट्सएप लोकेशन मेरी लाइव मंगाई, तो 10 मिनट फोन करके आप गर्दानी बाग के आसपास हो गए होंगे, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने दिमाग लगाया यार ये तो लोकेशन ही पता चला। तेज लड़का है, कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। 300 वैकेंसी में 301 में स्थान नहीं तुम ठीक बात, बढ़िया बात है। 301 में स्थान होगा, अगर लड़क गया बताओ मेडिकल के सेम बात इसे कहते हैं ना, दिमाग है। प्रूफ कराना मैंने प्रूफ। लड़के का भविष्य सोचो बेटा, तुम अपनी सारी जानकारी मैट्रिमोनियल साइट पर डालो जिससे वो साइटें बंद हो सके। चलो देखो यहाँ से ध्यान दो। तो जैसे भैया आदरणीय कौशल जी
अपनी होने वाली बहू के साथ चले गए। इसके बाद इन्होंने चर्च के विधि विधान से शादी करी, भारत वापस आए। भारत में नियम है कि तुम्हें अपनी शादी को पंजीकृत कराना पड़ेगा। धारा 8 हिंदू विवाह अधिनियम ऐसा कहती है 1955। इन्होंने जब कराने गए अपने विवाह का पंजीकरण, तो वहां पर सरकार ने कहा ना, तुम्हारा विवाह हुआ ही नहीं है। बोले क्यों नहीं हुआ है? ये देखो फोटो, चर्च के हिसाब से हुआ है। देखो जैसे पिक्चरों में होता है, दे बोथ बेंड ईच अदर, फ्लावर देते हैं, उसके बाद सलाइवा ट्रांसफर होता है, समझ गया ना? दो इन्होंने जब ये बात कही वहां पे जाकर के, तो इंडिया वालों ने कहा हमें नहीं पता, हम इस प्रोसेस को नहीं जानते, हम जानते हैं सप्तपदी है 7 फेरे, अगर तुम 7 कदम चल दो ना, 7 मेरे वाला गाना गा सकते हो तो आ जाओ। तो इन्होंने कहा सर क्या मतलब? बोले तुम्हारी शादी इंडिया में दोबारा होगी। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि जब ये वहां पर गए, इन्होंने शादी करी, इनकी शादी मान्य क्यों नहीं हुई? बताओ बताइए। यहाँ भी ये है, भारत में कई हिंदू विधि अलग होती है, मुस्लिम विवाह अलग है। ठीक है, यहाँ पर हिंदू विवाह रजिस्टर्ड होते हैं, मुस्लिम विवाह रजिस्टर्ड नहीं होते, ऐसे होता है। ठीक है, आप जो बता रहे हो वो कानून की बात बता रहे हो, ये चीज समझ गए। अब मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जहां तुम्हें विधि की शक्ति समझ आएगी। तुम्हारे मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप है, ज्यादातर सभी के ऑफिस यूएसए अमेरिका में है। मुझे ये बताओ, ऑफिस अमेरिका में, कंपनी अमेरिका की, तुम्हारे यहां तुम ऐप यूज कर रहे हो, यहां की सरकार क्या अमेरिका की कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि ये चीज हमारे यहाँ के लोगों को मत दिखाओ, इस ऐप का ये फंक्शन हमारे यहाँ बंद कर दो? कर सकती है? नियम बना सकती है? कैसे? क्यों? तुम्हारी सरकार तो भारत के अंदर नियम बना रही है, राज्य के अंदर बना रही है, लेकिन वो प्रदेश से भिन्न, यानी सीमाओं से, टेरिटरी से बाहर कैसे चली गई? ये सोचा है कभी? भाई मान के चलो अमेरिका वाली ऐप कहते हैं हमारी ऐप हमारी है, हम तो नहीं देते तुम्हारे लिए, हम तो इसमें खुलेआम पॉर्न दिखाएंगे, जिसे देखनी है देखो, जिसे नहीं देखनी इंस्टाग्राम पे मत देखो, हम अलाउ करते हैं। अब इंडिया वाले रोक ही ना पाए, क्या ऐसा संभव है? बताओ। पबजी बैन किया था, बिल्कुल सही, टिकटॉक भी बैन हुआ था, लेकिन सरकार की नियम बनाने की क्षमता तो सीमा के अंदर होनी चाहिए, बाहर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? अपने देश के अंदर हम जो चाहे कर सकते हैं, मैंने लिखा है, लेकिन बाहर कैसे? बाहर आप कैसे कर रहे हो? या फिर सीधा है, इंडिया से कोई भी व्यक्ति घूमने गया, जैसे मान के चलो इंडिया से घूमने गई, क्या शायरा इंडिया से गई कुवैत भेज देते, ठीक है ना? तो इंडिया से कुवैत घूमने गई, बाद में कुवैत में इनका पर्स चोरी हो गया, इन्होंने कहा कैसा देश है, कोई सुरक्षा नहीं, इन्होंने अपने इंडिया के लोगों को फोन मिलाया, बोले ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, बोले हमें कोई गारंटी नहीं, तुम कुवैत में हो, तुम जानो। क्या ऐसा होता है? नहीं, इंडिया के अंदर तुरंत कहा जाता है तुम एम्बेसी में जाओ, एम्बेसी में एफआईआर लिखवाओ, कंप्लेंट लिखवाओ, हमारी जांच एजेंसी वहां इंक्वायरी करेगी। तो तुमने कभी दिमाग लगाया है कि इंडिया की सरकार के नियम कुवैत में, इंडिया की सरकार के नियम अमेरिका में, इंडिया की सरकार के नियम नेपाल में, अंतरराष्ट्रीय देशों में काम कैसे कर रहे हैं? संधि द्वारा। लेकिन ये संधि कहाँ लिखी है? संविधान में लिखी नहीं, कहाँ? यूएन में नहीं। यही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, मुबारक हो बेटा। आर्टिकल 245 का दूसरा भाग कहता है प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत ना सिर्फ, हाँ ये का एग्जांपल है यूएसए कंपनी, ना सिर्फ रिंकी का बेटा वाला एग्जांपल मैं दूंगा तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। मेरी बात समझना, जब भी कभी तुम्हारे देश से कोई भी व्यक्ति विदेश में जाता है, तब तुम्हारा नियम विदेश में उस व्यक्ति पे लागू होगा। विदेश के लिए तुम नियम बना सकते हो। विदेश से कोई चीज तुम्हारे इंडिया में आई तो तुम उसके लिए भी विदेश में नियम बना सकते हो। इसका मतलब सर, भारत को अपनी टेरिटरी, क्षेत्र, सीमाओं, उससे परे भी नियम बनाने की आजादी है। इसे कहा जाता है अनुच्छेद 245 का भाग 2। इसकी थ्योरी है, इसका सिद्धांत है प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, रिंकी एक लड़की, उसका बेटा पड़ोस के घर में गया, उसने पड़ोसी को पूरे निर्देश दिए। बेटा, उसने कहा पड़ोसी से इसको 2 बजे खाना खिला देना, 3 बजे इसकी कोचिंग का काम करा देना, 4 बजे इसको घर वापस छोड़ जाना। बच्चा उसका है, उसके बच्चे के साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा वो दूसरे देश को बताएगी कि नहीं? यही बात 245 कह रहा है कि भारत का कोई भी विषय या वस्तु जब अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर चला जाता है तो भारत उसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बना सकती है। वरना तुम्हारी इंडिया टीम खेलने जाए मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी देश में, पता चले वो वहां चाकू लेके बैठे बोले ना टीम खेलेगी ना जीतेगी, अब तुम क्या कहो? हम तो इनका कुछ नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया में मरे नहीं, आपस में वॉर छिड़ जाएगा। रूल है, इंडिया ने बना रखा है कि अगर वो बंदा वेज खाता है तो उसके लिए वेज अरेंजमेंट कराओ, फोर्स नहीं कर सकते। ये सब नियम कैसे? हमारे देश को शक्ति मिली है ना कि तुम अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से परे भी नियम बना सकते।
सकते हो। अब आई बात समझ में कि नहीं, तो याद रखना आर्टिकल 245 तीन बातें कहता है। संसद पूरे भारत के लिए नियम बनाएगी, राज्य की विधानसभा पूरे राज्य के लिए नियम बनाएगी, पर संसद 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 देश के बाहर भी नियम बना सकती है। समझ गए? नीरव मोदी को क्यों नहीं ला पा रहे? नियम बना हुआ है, लेकिन इंग्लैंड ने हमारे नियम के साथ में फेरबदल के अनुसार जो समझौता है उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे। उनके यहाँ पे ये है कि हम किसी भी कैदी को अपने यहाँ अच्छी परिस्थिति में रखते हैं, जेल हमारे यहाँ के ज्यादा अच्छे हैं, इस वजह से वो इंडिया को वापस नहीं दे रहे। नियम है इंडिया के साथ, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण संधि, आपस में एक दूसरे से कैदियों का आदान एवं प्रदान। समझे? हाँ पूछिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपका गलती कर ली, ठीक है, तो हमारी सरकार नियम के आधार पर देगी। यही बात बरेली में एक लड़की ने पूछी थी, मैंने उसका भी उत्तर दिया, मुझे पता था तुम्हारे जैसे और अच्छे लोग। समझो बात को, इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ से काम करने गए, हमने वहां चोरी कर दी, सऊदी हमें अपने तरह से सजा देगी। सऊदी तुम्हें अपने तरह से सजा तब दे सकती थी जब तुम सऊदी के नागरिक होते, तुम सऊदी की हवा खराब कर दोगे। सऊदी यहाँ से एक वकील भेजेगा नोटिस, फैक्स या व्हाट्सएप पे भी चलता है, कहेगा हमारा व्यक्ति हमें वापस करो, इसने तुम्हारा नियम भी तोड़ा होगा, तब भी सजा हम देंगे। वो तुम्हें अपने जेल में कैद करके रख सकते हैं, फांसी नहीं दे सकते। तो फांसी क्यों देंगे वो? किसको? अभी नौसैनिक कौन से? नौसेना वाले, क्योंकि उनकी तुर्की में सबसे बड़ी बात है, जब एक देश मना कर दे ये हमारे नागरिक है ही नहीं, तो क्या करोगे? अगर वो कहते हैं हमारे नागरिक है, तो कहेंगे पहले तो उनकी रिपोर्ट दो, सब कुछ बताओ क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। इसीलिए आईबी एजेंट्स को पकड़े जाने पर देश कहता हम नहीं जानते भाई साहब। इसमें पूरी बात बताइए घटनाक्रम, अगर नौसैनिकों का नाम मुझे शेयर करना बता अभी तुर्की ने 7 लोगों को फांसी सजा दी है, ठीक है, आरोप लगा के भारत सरकार कह रही है अपनी हम इसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेके जाएंगे। अगर भारत क्लेम कर रही है अंतर्राष्ट्रीय, तो उन्होंने जो सजा सुना दी है, तो इस सजा पे क्या एग्रीमेंट देश के साथ है ये डिपेंड करता है। जैसे इंडिया ने दूसरे देश के साथ बनाया कि तुम्हारे जब भी हमारा कोई सैनिक पकड़ा जाए तुम जो चाहे वो करो, तब इस केस में दूसरा देश सजा दे सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये संधि होती है, लेकिन हमारी ज्यादातर देशों से 3 संधि है जनेवा के तहत। अब वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारा कैदी वापस भेज देंगे, लेकिन कई बार वो मक्कारी कर जाते हैं। अब अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जैसा एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट होता है, सरकारें वहां जाएंगी लेकिन सुनवाई होती नहीं। खाली इंडिया ही अच्छी है जो भेज देती है चाहे अदालत करके। समझ गए? ये लिखा हुआ है कैदियों वाले कि कैदी भाग के यूएसए पहुंचा तो इंडिया के बाहर कैदी के लिए लॉ बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। ये वाला समझ में आया? चलो, लेकिन याद रखना जिस पर भी भारत की संसद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार नियम बनाएगी, वहां पे 2 शब्द याद रखने हैं, मेंस में लिखने हैं तुम्हें। पहला है डायरेक्ट, दूसरा है रियल। यानी पहला सीधा संबंध होना चाहिए, दूसरा वास्तविक। बताऊं, सुनो ध्यान से। इंडिया में किसी और का नाम लेते हैं, आलोक का ले लेते हैं। आलोक ने एक लॉटरी ऑफिस खोला इंडिया के अंदर। ध्यान देना, लॉटरी ऑफिस का मतलब जानते हो? अगर तुम्हारी लॉटरी निकल आई तो तुमको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जीत के रूप में दिया जाता है। इनका व्यापार इतना बड़ा कि इन्होंने अपना एक और ऑफिस खोल लिया अमेरिका में। अब एक दिन इनके पास एक नोटिस आया, अमेरिका की सरकार ने 1 करोड़ का टैक्स मांगा और कहा कि 1 करोड़ रुपया मुझे बतौर टैक्स के रूप में दो। तो इन्होंने जाकर के उस पर केस कर दिया, अपने इंडिया के पास चले गए, बोले मेरा ऑफिस इंडिया में, मेरा व्यापार संचालन इंडिया में, मैंने अमेरिका में तो एक बिल्डिंग खड़ी करके ब्रांच खोली ना, मैं क्यों टैक्स दूं? तो अब मुझे बताओ, क्या इंडिया इनका टैक्स माफ करवाएगी अमेरिका से, या अमेरिका में भी टैक्स देंगे? क्यों देंगे बताओ? उत्तर दीजिए। ऐसा हम कोई काम करने आए, हमें कोई कागजी कार्रवाई होती है तो हमारी गवर्नमेंट के आधार पर करनी होती है। मैं इसका सीधा उत्तर दे रहा हूँ। इंडिया में कोई कंपनी विदेश की खोलने आती है तो वो कैसी है? डायरेक्ट, तुम्हारे इंडिया में है, रियल है, वास्तविक दिख रही है, तो तुम उससे टैक्स लोगे। जो चीज तुम्हारे कार्य क्षेत्र में आई उसके लिए नियम भी बना सकते हो, टैक्स भी ले सकते हो। यही दूसरे देश में है। आपकी अमेरिका वाली जो कंपनी है वो आपसे उस पर टैक्स नहीं लगेगी कि तुम सेल कितनी कर रहे हो इंडिया में, लेकिन वो अमेरिका के जो भी टैक्सेस लगते हैं वो इन पे लगाएंगे। सीधी बात समझिए आप। समझ गए? तो यानी कि इंडिया और अमेरिका या दूसरे देशों के बीच में संधियां जो होती हैं वो भी 3 ही प्रकार की होती हैं, विधि को लेकर, प्रशासन को लेकर, पैसों को लेकर। कि तुम्हारे यहाँ वाली कंपनी का कितना पैसा हम रखेंगे, कितना पैसा तुम रखोगे। समझ गए? बस आपको एक लाइन याद रखनी, हाँ लो उसका टैक्स परमानेंट देना पड़ेगा, एक ही बार में देना? नहीं, परमानेंट। वैसे जैसा हो गया, अगर क्या क्वार्टरली जाता है तो आपको क्वार्टरली देना पड़ेगा। लेकिन सर चाइना जो अपने यहाँ लगाता है तो नियम कहता है कि एक बार में लेके उनके घटा देना। जैसे चाइना हमारे यहाँ कंपनी लगाता है तो
तो उनसे ये कहता है कि इस बार में इकट्ठा ले लो, हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे। हर देश की अपनी अपनी वो होती है। वो इसलिए क्योंकि चाइना को ये पता है कि आगे चल के टैक्सेस बढ़ा सकते हैं, तो चाइना यहाँ पर ये करता है कि एडवांस टैक्सेस बुक करता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी ने शुरू में खुद करा था, चाइना को पहले हमने केला दिखाया, आजा 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 लालच देके, जब चीन आ गया अब उसे यहाँ फंसा दिया, उसके प्लांट लगा दिए, अब कह रहे हैं टैक्स भी बढ़ाएंगे, अपनी मर्जी से देंगे। कुल मिला के हम चाइना का जो प्रॉफिट है ना उसे कम कर ही देंगे, देख लेना। और सही भी, चाइना तो मक्का है। अभी बीच में कंसेप्ट और आया था गिग इकोनॉमी, पता है ना किसी को गिग इकोनॉमी क्या होता है? चलो फिर अच्छा बता दीजिए। गिग इकोनॉमी होता है आज के समय पे परमानेंट वर्किंग बंद हो चुकी है। अब ये कहा जाता है कि टेम्पररी वर्किंग, जैसे सोनू को 3000 रुपए मिले, 3 घंटे के लिए उन्होंने ऑफिस में काम करा, चले गए। इस तरीके के वर्क फ्रॉम होम टेम्पररी वर्कर्स से इकोनॉमी रन हुई कोविड के बाद से, इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। अब स्थायी वर्क से हम लोग अस्थायी लेबर, अस्थायी वर्क प्रोफेशनल की तरफ शिफ्ट कर गए। चलो अब आओ भाई रूल याद रखना, ठीक है। टैक्स कमिश्नर का केस डिस्कस हो चुका है, लॉटरी ऑफिस वाला जिनका था उस केस का नाम है आरएडीसी वर्सेस आईटी कमिश्नर। ये लॉटरी ऑफिस के नाम से केस फेमस है। इसी में निकल के आया था कि भारत को जिस भी विषय पर, जिस भी व्यक्ति पर नेपाल अमेरिका में कुछ भी नियम बनाना है तो वो व्यक्ति भारत से सीधा संबंधित होना चाहिए। जैसे भारत का नागरिक, भारत के हवाई जहाज पे सवार, भारत के जहाज पे सवार, मिसाइल भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो भारत के अधीन आएगी, भारत तभी विधि बना सकता। ऐसा नहीं कि भारत से कोई सीधा संबंध ना हो, वास्तविक संबंध ना हो तो विधि नहीं बना सकता। भारत का नागरिक अमेरिका जाके अमेरिका का नागरिक बन जाए, अब भारत उसके लिए नियम नहीं बनाएगा क्योंकि वो अब इंडिया का डायरेक्ट नागरिक नहीं रहेगा। खत्म। चलो तो ये इसका सिद्धांत तुम्हारे लिए जो मेंस में लिखोगे, क्योंकि मेंस में इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो इसको इंग्लिश में ही मैंने लिख दिया है। 245 में 3 बातें। सर 3 बातें कौन कौन सी? पहला पार्लियामेंट, दूसरा राज्य और तीसरा पार्लियामेंट ही नियम बनाएगी भारत से बाहर के क्षेत्र में। ये पूरा इस थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है, 245 के अंदर आती है। इसको बाह्य क्षेत्रीय प्रवर्तन भी कहा जाता है। अरे वो भी आएगा हाँ, ये बाह्य क्षेत्रीय प्रवर्तन। बाह्य क्षेत्रीय मतलब जो तुम्हारी सीमाओं से बाहर जा रहा हो। ज्योग्राफी में एक बाह्य मंडल भी होता है, आयान मंडल भी होता है, पढ़ा है ना? संताप मंडल, शोभ मंडल, इस तरीके के आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल 16 से 60 किलोमीटर। चलो छोड़ो, अभी पेपर देख लिया सर। हाँ कितना क्या हुआ? अरे क्या हुआ? देखो ये उदाहरण में लिख दिया, राकेश और रजनी, राकेश और रजनी दोनों भारत से बाहर पेरिस में निवास करते हैं। ये उदाहरण है। राकेश अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, तो क्या वह हिंदू विवाह अधिनियम से शासित होंगे? बिल्कुल। अगर तुम अमेरिका में हिंदू विवाह अधिनियम से तलाक लेना चाहते हो, अलाउड है, क्योंकि तुम दोनों हिंदू हो, भारत के नागरिक हो, तो भारत का लॉ अमेरिका तक जाएगा। समझ गए? क्योंकि तुम डायरेक्टली रिलेटेड हो भारत से। ये ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, आई नहीं है, लेकिन हम भविष्य देख के चलते हैं। अभिषेक बाबा की एसेंशियल कंडीशन समझ गए ना? रियल होना चाहिए, सीधा संबंध। ये इस सिद्धांत के दोनों क्या है सिद्धांत के भैया? एसेंशियल। चलो अब आगे बढ़ो। ये कंडीशन हो जाएगी जब तुम वही पढ़ाई करोगे ना सीरियसली वाली। मैं आज हिंदी पढ़ ले रहा हूँ, पर सर ने टारगेट दिया जियो भी पढ़ लो, पर सर तो कह रहे थे हिस्ट्री तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन मेरा मन करंट का है। तो भैया ऐसे मल्टीपल विषय के साथ में ये होता है, तो चीजों को सीधे सीधे लें। पॉलिटी में पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़े। समझ गए? तो चश्मा बिल्ली के मैंने बनाया इसलिए टेढ़ा है, ठीक है? खूनी चश्मा, ठीक है? अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये मेरा फेवरेट आर्टिकल है, मजेदार आर्टिकल है। नहीं क्या हटा दे, तुम्हारा ध्यान भटकेगा। चलो ध्यान से अब याद रखना, केंद्र राज्य आपस में लड़ाई करने पे उतारू हो जाते हैं। सर क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि राज्य आपस में नहीं लड़ेंगे, केंद्र से भी नहीं लड़ेंगे, केंद्र में रहना है, केंद्र केंद्र कहना है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राज्य गुस्से में आ जाता है। कैसे करके? बड़ी मुश्किल से कौशल को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया, बड़ी मुश्किल से चुनाव जिता के, ईवीएम मशीनें घर पहुंचा के, जीत के बाद डेमो ने। तो जैसे इनको यूपी का बनाया गया सीएम, मेरी बात ध्यान से समझना, उसके बाद हुआ ये कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके उत्तर प्रदेश के बजट पास करके एक योजना लेके आए, अभ्युदय योजना। कौन सी योजना? जिसके तहत इन्होंने स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर, महंगे टीचर दिल्ली वाले हमारी तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के दी, विद नोट्स और पीडीएफ के साथ। समझ गए? ध्यान से सुनना। एक दिन देखो ध्यान देना, अगला आर्टिकल बड़ा अच्छा है। ऐसे ही एक दिन
इनके उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्यों, लेकिन प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से आए उनके और बोले आज हमें यूपी देखना है। तो जब वो यूपी देखने आ रहे थे तो अचानक पता नहीं उनके मन में, ध्यान देना, पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वो यहाँ से ड्रमंड से वॉक करते हुए क्लास में आ गए। बोले अरे वाह इतने बच्चे एक ही टीचर की क्लास में, मतलब इतने बच्चे एक ही साथ बैठे हैं। अभ्युदय योजना, अरे वाह ये योजना बहुत अच्छी योजना है, क्या अभिषेक तुम केंद्र के व्यक्ति बनोगे, केंद्र के लिए पढ़ाओगे? मैंने कहा सर योजना राज्य की है। पीछे से सीएम बोले सर ये तो राज्य की योजना। बोले हटो आज से अभी दिनांक कितनी तारीख है आज? 8 दिसंबर को फिट बैठता है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी थी ना। तो चलो आज दिनांक 7 दिसंबर 2023 से सारी राज्य की अभ्युदय योजना से जुड़ित संपत्ति हमारी हुई एवं इनको केंद्र का दर्जा प्राप्त किया जाता है। तो राज्य लड़ने पे होगा। राज्य बोले ये क्या बात होती है? तो बेटा ऐसे ही केंद्र किसी भी व्यक्ति या वस्तु या सुविधा को बदल ना ले और लड़ाइयां ना होती रहे, इसीलिए तुम्हारे बाबा साहेब ने ऑलरेडी संविधान में 3 तरीके की सूची दे दी। जो केंद्र के नियम पे केंद्र बनाएगा, राज्य के नियम राज्य बनाएंगे और समावर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे, ताकि जब वो आए तो वो चेक करें अच्छा इस विषय को मैं केंद्र का बना सकता हूं, क्योंकि शिक्षा पर दोनों नियम बनाते हैं, राज्य भी बनाता है केंद्र भी बनाता है। लेकिन अगर वो तुम्हारे यहाँ आए और कोई राज्य सूची का विषय है तो वो केंद्र की सूची में आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते। वर्ड याद रखना, आसानी से कर सकते हैं पर आसानी से। तो अनुच्छेद 246 के अंदर 3 प्रकार की सूची का वर्णन है। कई बार वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसे जोड़ के पढ़ा जाता है अनुसूची 7 के साथ। शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 सूची 3 प्रकार की, यूनियन मतलब केंद्र, स्टेट मतलब राज्य, कंकरेंट मतलब समावर्ती। अब जरा तुम इस मेरी बात को 2 मिनट ऑब्जर्व करना और ऐसे ही प्लीज लिख लेना। यूनियन किसके लिए नियम बना सकता है? केंद्र केंद्र के लिए प्लस समावर्ती। राज्य किसके लिए नियम बना सकता है? राज्य प्लस समावर्ती। प्लीज इसे ऐसे ही नोट कर लेना। एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि केंद्र राज्य के लिए तो मैंने कंकरेंट को कॉमन बनाया, यूनियन के साथ यूनियन, राज्य के साथ राज्य, और इसे हल्का नीचे कर रहा हूं। ये है लेटेस्ट नवंबर 2023 में विषय कितने हैं एग्जामों में यही वाली लिस्ट आएगी। केंद्र के 100 सेंचुरी, राज्य के 61 और समावर्ती सूची के 52। 100 61 52 ये विषय है। विषय जैसे राज्य, हाँ मुझे तुमसे क्या पूछना, तुमसे पूछेंगे। केंद्र वर्तमान में नहीं, ये लेटेस्ट नवंबर 2023, अभी गूगल करो। अभी मैंने कहा ये लेटेस्ट है। जो 97-46 वाली जो थ्योरी है वो खत्म, पहले कम थे बढ़ा दिए। केंद्र धीरे धीरे कहता जा रहा है इंडिया में रहना है, केंद्र केंद्र रहना है। समझ गया? कुछ समझ आ रहा? तुम समझ आ रहा ना? किस नहीं कर लेती, ठंडा पानी लग रहा है यार तुम्हारा यूनियन तो फिर स्टेट ही बना सकता है। हाँ लेकिन हर समय नहीं, मैंने वर्ड बोला था आसानी से नहीं, जब आपातकाल हो, जब इनका मन हो। अभी देखो मजा आएगा। अभी देखो, अभी तो तुमने गवर्नेंस की नींव पर पैर रखा है और अभी से तो कह रहे हो मकान 6 मंजिल है, कैसे कहूंगा मैं? अभी देखो तुम्हें पीछे से कड़ेर कड़ेर के ले जाएंगे 3 मंजिल। कड़ेर वर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश का सामान पर है। इसमें आर्टिकल 14 की परिभाषा आती है। कड़ेरना मतलब जाति पुरुष विधान सबको कड़ेरा। हाँ लोकल वर्ड होते हैं बिहार। चलो तुम मेरे साथ बात में लोकल वर्ड सिखाता हूँ। वहाँ मैं को हम कहते हैं। जैसे आलोका कहाँ जाए? आलोका का अभ्युदय जाए। वहाँ मैं को हम कहते हैं। हाँ मैं को हम, तो आदमी डर जाए। हम तुम्हारे लिए आते हैं मार्केटिंग, तो हमें लगेगा आ रहे हैं 10 लोग बोलिए आपके लिए आ गए। बिहार की पूरी क्लास में मैं यूपी का अकेला बैठा था, मेंस वाले में बगल वाले में रहे हो तो मुझसे सब कह रहे यूपी वाले हमारी नौकरी खा रहे हैं, यूपी वाले। मैंने कहा इस पूरी क्लास में अकेला मैं तो यूपी का, और तुम सब 167 बच्चे बैठ के मेरी नौकरी खा रहे। और मैंने कहा टोटल वैकेंसी 6-7 है, 6-7 लोग तुम्हारे यूपी से बिहार तो डेली आ जाते होंगे बस में। बोले वो तो बात सही है। अभी शिक्षक भर्ती हुई थी ना 1,80,000, तो उसमें काफी लोग यूपी के हैं। हाँ वो ट्रिक थी चुनाव जीतने के लिए। और चुनाव में अभी तो चुनाव होना बाकी वहां, लेकिन दीवारों पे केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लिखे हैं, देश बचाओ, इनको भगाओ, ऐसे। वहां पे कम्युनिस्ट, बिहार का तो राजनीतिक इतिहास पढ़ना, फ्रॉम अशोका
तू किसी का रोगा, मतलब समझो बात कहां पर पॉलिटिकल। बिलीव मी, मैं एक आर्टिकल अभी लिखूंगा तुम्हारे से जरूर शेयर करूंगा ब्लॉग पे, तो मैं उस आर्टिकल में तुम्हें बिहार के 5, 7, 8, 9, 10 दिन का एक्सपीरियंस लिखूंगा फ्रॉम द गवर्नेंस टिल द ग्राउंड। देखना बड़ा मजा आएगा, अरे मजा आता है ऐसी चीज लिख के। और उजाला वाले पैसे मांग रहे थे, छपा देते पैसे इस बात के कि हमारा किराया दे दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, रिश्वत नहीं। छापने के ही बात है। चलो देखिए, समझ गए? केंद्र किसके लिए बना सकता है नियम? केंद्र प्लस समावर्ती। राज्य किसके लिए बना सकता है? केंद्र के कितने सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट का मतलब केंद्र के पास लिस्ट है, पुलिस, शिक्षा, विभाजन, रोड, ईटा, मिट्टी, आर्मी, ऐसे करके 100 विषय लिखे हैं जिसपे सिर्फ केंद्र नियम बनाएगा। अब तुम सुनो मजे की बात, राज्य के पास भी ऐसे नियम है। ये जो पूरी प्रक्रिया आई है ना, ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने दिया था दायार्ची, याद आ रहा? दायार्ची 1919 में दायार्ची आया था। दायार्ची में 2 लिस्ट थी, पहली थी ट्रांसफर लिस्ट, हस्तांतरित, एक थी रिजर्व लिस्ट, आरक्षित। ऐसा ही खेल आज भी चल रहा है, उसी लिस्ट में कंकरेंट और जोड़ दिया, वरना खेल वही है। समझे? चलो अब लो, अगला क्वेश्चन आया हमारे आलोक जी का, पढ़ो आगे। एक्सपेंड पढ़ो, ये वाला तुमने काम पूछा था, तुमने काम पूछा लास्ट टाइम तो तुम आए नहीं। हाँ आलोक बोले सर सर सर, मैंने कहा हाँ सर सर बताओ। बोले सर हवाएं चली दक्षिणी अक्षांश से सर सर। चलो हाँ बिल्कुल, अपशिष्ट की बात हो रही, वेरी गुड। ये क्या नाम था दोबारा बताना? सर शिखा। देखा, क्रिएटिव, शी इज टू क्रिएटिव लाइक मी, मैच कर रहा है मेरे से, ठीक है गुड। देखो क्वालिटी से, मान लो केंद्र को लगे कि भैया मान लो इन तीनों लिस्ट में 100, 61, 52 या कितने 100, 61, 52 में कोई टॉपिक छूट गया। लोग बोले सर सर ये जो 100 विषय लिखे हैं कोई 101 में नया आ गया, जैसे आज से करोड़ों वर्ष पहले टेलीग्राफ चलते थे खटखट खटखट वाले। बोले सर अब व्हाट्सएप आ गया, अब ये तो उस समय सोचा ही नहीं था किसी ने, तब क्या होगा? मैंने कहा अरे डियर नो नीड टू वरी, संविधान में तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को प्यार से कहते हैं 200। बेटा जो विषय उन तीनों सूची में नहीं है उसे बोलते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट का हिंदी अवधनशिष्ट करके जोड़ के बना है, हिंदी में देखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है बचा कुचा, जो रह गया हो, जो विरलतम से भी विरलतम हो, जो अभिन्न हो, जो बचा कुचा हो। अवशिष्ट का सीधा मतलब है जो किसी सूची में नहीं है उसे अवशिष्ट कहते हैं। मुबारक हो अगर केंद्र, राज्य और समावर्ती सूची में कोई भी विषय छूट गया, नियम केंद्र ही बनाएगा। कैसे? अब इस आर्टिकल की लाइन पढ़ लो, छोटा सा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, मैं तो कर रहा हूं। आसान लग रही है ना पढ़ती, तो इसके साथ मिलेगी कर लिए तो। हां क्वेश्चन पूछो। सर क्वेश्चन ये है, नेपाल और यूपी उत्तराखंड हमने देखा होगा नंबर, ये यूपी राज्य सरकार जो है हमेशा विदेशी मामले हाथ हटा देती है। हां ठीक है, तो ये पीड़ित का नियम और ये अपने ये होते हैं यूपी आते हैं, ये संबंध वाला है, बॉर्डर स्टेट से हमें संबंध अच्छे हैं और कोई कारण नहीं। सेंटर क्यों नहीं आती है? सेंटर भी आती है, सेंटर के आदेश डीएम को आते हैं और डीएम सेंटर का ही नियुक्त करता है। राज्य होते हैं, हां और एसडीएम को सेक्शन बहुत देता है। सर राज्य का नहीं है, राज्य अपना फायदा पहले भी होता है, जो भी जानता है कि मेरे नेपाल से संबंध व्यक्तिगत, ये को नेपाल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं है, पेट्रोल और ऑयल बेचते हैं नेपाल को। अभी आगे बढ़ो, नेपाल से हमारे पूर्व में यानी रिश्ते खराब भी हुए हैं, बीच में भी हुए थे जब नेपाल ने बॉर्डर सीज कर दिया था, याद करो। चलो आगे बढ़े, पढ़ लिया। ऐसी शक्ति किसी भी सूची में उल्लेखित ना की गई कर को, जो भी समझो, लागू करने वाला, मतलब ये अरबी लग रहा है लेकिन है, कोई भी मामला जो समावर्ती राज्य या किसी भी सूची में ना हो उस पर नियम केंद्र संसद बनाएगी। समझ गए? कोई डाउट? तो तुमने पढ़ा 245, 246 और 248। सर 47 कहां गया? मुबारक हो, 47 संविधान से खत्म करा जा चुका है, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं। 47 संविधान से रिपील किया जा चुका है, डिलीटेड, काट दिया ऐसे करके पन्ना। समझ गए? हाँ मतलब काट दिया, मतलब उस आर्टिकल को रिमूव, रिपील कर दिया। आ गया सर, ऐसा क्या था जो उसे काट दिया? ऐसा क्या देखा? देखा तो ये वही कारण है जिसके कारण तुम्हारा नंबर ब्लॉक हुआ था 1 साल पहले।
मजाक कर रहा हूं। कारण ये था कि वो आज के इस सिनेरियो में फेडरलिज्म में कोई खास रोल नहीं कर रहा था, तो उसे काट दिया गया। जैसे स्ट्रक्चर बदलता है, अगर कहो तो मैं उस आर्टिकल को आगे तुम्हें दिखा दूंगा, लिखा है इसमें संपत्ति है मत खराब करो। चलो भाई देखो, अब आते हैं इसमें। अब कोई नहीं भी अभी तुम लोग मोर मीन नहीं समझे ना, तुम्हारी करंट अफेयर वीक है। अब लो, अगला मीन इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। अगला मीन देखो, ध्यान देना सब बोर्ड पे, यू विल लिटरली एंजॉय द सिनेरियो। देखो अब ध्यान से देना, टीचर एक बार रिपीट कर दें, छात्र हैं है ना। देखो टाइम लगता है नोट्स बनाने में, मीम बनाने में, है ना सोनू? ये नहीं मिस कर रहा, ठीक है ना। तो भैया अब कोई रिपीट कर दे वाली गर्ल्स बोली तो मैं अनुष्का को याद करूंगा, अनुष्का इनकी बेटी। हाँ पता ही चलता। पहली बार कौशल बोले, कौशल यू कैन स्पीक। कौशल ने आज कुछ बोला बोला कर। चलो भाई आगे बढ़े। ये कहां से आया? ये नहीं आना चाहिए था। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेम रिपीट होता। देखो टीचर एक बार रिपीट कर दे, लड़कियां हाँ। अब इस पे यही हुआ, बरेली में सब हंसे, तो फिर अगला मीम और खतरनाक था। देखो इसे कहते हैं साइकोलॉजी से खेलना, है ना। तो देखो मेरी आई में साइकोलॉजी काम आ रही। चलो अब मैंने रीजन भी तुम्हारे लिए सेट करा है, मीम के साथ कंटेंट होना जरूरी है। 245 3 बार मैं कह रहा था, संसद बनाएगी यानी कि केंद्र बनाएगा भैया पूरे भारत के लिए संसद, राज्य के लिए विधानसभा, और तुम्हारे भारत से बाहर के लिए संसद ही नियम बनाएगी। तो इसमें भी कुल मिला के केंद्र, राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात होगी। उसके बाद अगला आर्टिकल 246, इसमें 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समावर्ती। चाहे पहले केंद्र लिख लो, राज्य लिख लो। विषय 100 61 52। 100 केंद्र, उससे थोड़ा कम 61, दोनों जिसपे नियम बना सकते 52। समझ गए? तो 52 गज का दामन, समझ गए? अरे था नहीं 52 गज का बिजनेस कर। उठाओ, आयुष्मान का फोन आ रहा भाई। आयुष्मान का उस नाम से 97 617 90 604 इन्हें बता दो। 248, इसमें समझो, इसे कहते हैं कि जो तीनों सूची में प्रदान ना करी गई हो, ना तो केंद्र में, ना राज्य में, ना समावर्ती है, मुबारक हो, वो चले जाते हैं अवशिष्ट में। तो अवशिष्ट नियमों पर यानी कि अवशिष्ट विषयों पर नियम बनाने की पूर्णता शक्ति प्राप्त है केवल संसद को। सर इंटरनेट, साइबर कहीं लिखा ही नहीं है बेटा। क्वेश्चन पकड़ो, पैट एग्जाम तुम्हारे साथ खेल गया। पैट ने तुमसे अवशिष्ट वाला ही पूछा था। पैट ने कहा कि साइबर वाला, साइबर अब याद आ रहा है जितने लोगों ने पैट दिया कि साइबर क्राइम वाला विषय ना केंद्र में है ना राज्य में है, इसे कौन सी सूची में डालोगे, इस पे नियम कौन बनाएगा? तो उसका आंसर संसद था। और समझे, ऐसे सारी चीजें निकल के आ रही हैं। सर पहले पढ़ा देते, हाँ रेगुलर तो आओ। स्टूडेंट मतलब देखो चेहरे पे जब तक खुशी ना हो, तो मेरी क्लास के दौरान तुम लोग ऐसे ही खुश होते रहेंगे, है ना। इधर वाले लड़कियां, उधर वाले लड़के, कोई भेदभाव, लड़कियां और आंखें और लड़के, ठीक है। अब देखो 9-10 दिन का ह्यूमर कंट्रोल किया मैंने बिहार में। मैं वहां पर सबसे अमीर आदमी था, क्योंकि मैं 7 रुपए की चाय 4 बार पीता, इसलिए मैंने चाय छोड़ दी। मैं चाय के 4 बार, सर आए सर बैठो, सर चाय पियेंगे ना वही वाली? मैंने कहा हाँ। 7 वाली चाय बड़े लोगों के लिए, 4 से 5 वाली चाय रिक्शे वालों के लिए, मतलब जो नॉर्मल लोग थे। नॉर्मल मतलब मैं भी नॉर्मली था। वहां पे कॉमनली जो लेबर आती है ना, वो सस्ती चाय की डिमांड करती है, उनकी अर्निंग कम होती है। मैं भी सोच के वहीं चला गया शॉप पे, तो 7 रुपए की चाय का मतलब तो सम्मान से दिखता है। हाँ तो समझे ना। तो अगर मैं बिहार में जज बन गया तो मेरी ऑल्टो रेंज रोवर का काम करेगी। अरे हटो हटो हटो, ऑल्टो उसमें पीछे लिखा माँ के बुलारे। चलो भाई सुनो, अब 4 बदल स्टोरी आती है ना आगे। ये 4 जो आगे आर्टिकल आ रहे हैं, इन आर्टिकल को मैं कहता हूं कि तेरा घर मेरा घर वाला सीन ही खत्म। यहाँ का सीधा मतलब ये जो आगे के 4 आर्टिकल हैं, दोज आर्टिकल्स आर लिटरली वेरी मच डेंजरस, जिससे केंद्र राज्य का सब कुछ छीनने की शक्ति रखता है। सोनू, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ट्रेन पर 150 भारतीय सैनिक सवार हैं, एक छोटी ट्रेन दूसरी है जिसमें तुम्हारा मित्र सवार है, दोनों ट्रेनें आपस में लड़ने जा रही हैं,
तुम कौन सी ट्रेन को बचाओगे? हाइपोथेटिकल एथिक्स का क्वेश्चन। अब सुनो, क्योंकि अगला आर्टिकल कुछ ऐसा ही है। बताओ सुनो बस। दोस्त लड़का जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तो मेल मेल समझ गया? मेल मिला। हाँ ये अस्मित कोई के साथ है। अस्मित यार तुम्हारे बात समझ में हमारी तरह सभी दोनों सुनो। कच्ची घानी सरसों तेल आज कच्ची सरसों बैल को सर मतलब क्या मतलब? मतलब मेरा ये है कि एक ट्रेन के अंदर 150 सैनिक सवार हैं, राष्ट्र हित की बात हो रही है, देश के लिए। एक ट्रेन में तुम ऐसे समझ लो यार तुम्हारे अभिषेक सर सवार है, किसे बचाओगे? मतलब मुझे छोड़ दो, तुम तो पक्का पर सैनिकों को बचा। अरे हाँ अभिषेक सर को क्वालिटी अगली बार टहल में दूसरा पार्ट ले लेंगे। गैप तुम्हें नहीं मिल रहा, तुम बिल्कुल आई भी मत लगाओ। अबाउट टू तुम्हें 3 से 4 सेकंड में फैसला लेना है। एक ट्रेन वाले दूसरे कंपार्टमेंट में तुम्हारा दोस्त है, दोनों क्लैश होने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब तुम बताओ किसे बचाओ? दोनों को नहीं बचा सकते, किसी एक को चूज करो। विक्रम बेताल वाली सीन है, तो सही है। 150 सैनिक को बचाओ। हाँ इमरजेंसी ब्रेक लगाना। कवच काम नहीं कर रहा है, इमरजेंसी ब्रेक। तुम्हारी छूट है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना ही नहीं है। तुम्हारे लिए ये ट्रेन अलग अलग ट्रैक पे निकल रही है, निकल रही है। ये ट्रेन में डिस्क ब्रेक लगता है, ट्रेन में डिस्क ब्रेक लगता है। चलो तो बेसिक बात ये है कि आप उस ट्रेन को सेव करेंगे जिस ट्रेन में 150 लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां राष्ट्रीय हित की बात है। 150 सैनिक मिलके कम से कम जितने भी भैया पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी गिनी जाती है उसको साफ कर सकते हैं, और राष्ट्रीय हित में जरूरी है। सेम ऐसे ही एक दिन विमान उतरा और राज्य की बनी हुई पक्की सड़क देखने आया। मोदी जी बोले अपने आराम से, उससे पहले कि आहा उखड़ भी नहीं रही है, गडकरी जी से बढ़िया सड़क बना ली तुमने योगी जी, मुबारक हो। तो योगी जी बोले उत्तर प्रदेश है तो संभव है, ठीक है? उन्होंने कहा जरा आओ मेरे साथ चलना, और साइड में ले जाकर के पता नहीं उन्हें क्या समझाया, लौट के आए तो उस पर एक बोर्ड लग रहा था, आज से ये राष्ट्रीय हित में केंद्र की संपत्ति घोषित करी जाती है। मुबारक हो, तुम अगले आर्टिकल में एंटर कर गए बेटा। ये इतना खतरनाक आर्टिकल है। पहली बात तो ये 4 आर्टिकल बड़े खतरनाक है, पर किसे देखो। आर्टिकल 249 कहता है कि केंद्र संसद, इसमें एक चीज फंसाने वाली है जो तुम्हें अब नहीं फंसा सकती बेटा। सिर्फ राज्यसभा में एक विधेयक पारित होता है। मैं प्रक्रिया बता दे रहा हूं, सोनू ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य है। राज्य की कोई चीज जब केंद्र को अपने नाम करनी होती है तो उसका एक बिल बनता है। सपोज दैट इट इज अ बिल। इस बिल को ले जाया जाएगा सिर्फ राज्यसभा। क्या मैंने लोकसभा बोला? सिर्फ राज्यसभा। 249 राज्यसभा। राज्यसभा में जब ये बिल जाएगा तो वहां पर जितने लोग उस दिन उपस्थित होंगे उनका 2/3 का मतलब सर अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो 100 लोगों का 2/3 कितना हुआ? 66। बिल्कुल सही, बिल्कुल सी सेट वाले को। तो 66 लोग जो उस समय बैठे हुए होंगे, अगर उन्होंने हाँ कर दी 200 में से, तो ये बिल पास हो जाएगा। बस ये डिसीजन है। लेकिन इसमें पूरी तरीके से तुम देख रहे हो, राज्यसभा और केंद्र नियंत्रित करेगा। सिर्फ एक बिल पास होगा, वो भी राज्यसभा के अंदर। और मुबारक हो, तुम्हारे राज्य का IBRI बन गया सेंट्रल, तुम्हारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व राज्य का बन गया केंद्र। समझ में आई बात? ऐसे करके हथियाई जाती है राज्य की संपत्ति। सहमति लोकसभा की नहीं लेते। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों से बना समूह है, ऐसा नियम ही बना रखा है। लोकसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ राज्यसभा को पावर दी है। राज्यसभा में सभी राज्य भी बैठते हैं, बताइए आपको। क्योंकि यहाँ पर उनका मानना है कि कोई मतलब ही नहीं लोकसभा का, सरकार अपने फायदे की चीज ना ले पाए, राज्यसभा में राज्यों के अच्छे की बात होती है। तो भैया सर ये 1 वर्ष की वैधता मतलब क्या? इसकी 1 वर्ष की वैधता वाला सवाल है, वो आगे आता है, मैं बता रहा हूँ। तो मैं अच्छा क्वेश्चन, अब सुनो ध्यान से। अब सोनू के मन में डाउट आया, सर ऐसे तो राज्य की कोई भी संपत्ति जो है वो कभी भी सरकार हड़प सकती है। नहीं भैया, कभी तुमने सुना होगा कि सरकार ने तुम्हारे यहाँ का, केंद्र सरकार ने या किसी सांसद ने तुम्हारे यहाँ की कोई चीज या किसी गांव को गोद ले लिया? सुना? बड़ा होगा। अब सुनो, केंद्र सरकार जब भी राज्य के किसी विषय को केंद्र के विषय में परिवर्तित करती है तो उसकी अवधि 1 वर्ष के लिए होती है, फिर उसे बिल पारित करके फिर करना पड़ेगा। लेकिन अब वो कोई ऐसा नियम ही ले आए जिसमें लिखा है ये बिल में कि इसकी अवधि अनिश्चित काल तक है, 10 वर्ष तक है, तो गया 1 वर्ष। पहले साल 1 वर्ष, उसके बाद अनिश्चित काल। समझ गए? तो यानी कि हमारा जो IBRI सेंट्रल है, अगर उसमें केंद्र की नजर पड़ती और वो होता राज्य का IBRI बरेली में, तो भी केंद्र ले सकता था। कौन से हित में?
कौन से हित में? कौन से हित में? अब ये जरा आर्टिकल ऐसे ही लिख लो, 249 राष्ट्रीय हित, 250 आपातकाल, 252 2 से ज्यादा राज्य, 253 अंतरराष्ट्रीय संधि। टाइम इस वाले लेक्चर का हो गया, फिर एक गैप देते हैं और एक पोल कराते हैं। पोल का मतलब ये, अगर मेजॉरिटी चाहेगी अगला लेक्चर भी कंटिन्यू कर दीजिए, ये टॉपिक खत्म कर दीजिए तो हम खत्म कर देंगे, वरना जिसको इमरजेंसी वो जा सकता है। हाँ सर खत्म कर दो, वो वाला खत्म नहीं, चलो पहले पढ़ो। तुम लोग बोर तो नहीं हुए? मेरे घर वाले बोर नहीं होते, 27 साढ़े 27 साल से पाल रहा सर मजबूरी है, अपने बारे में ना बताए। हाँ भाई रचना, गजब रचना करिए ना सर। सर लड्डू का मिला लड्डू कब खिलाएंगे जब तुम्हारा गाना और उनका रॉक वो तो ऑफ कैमरा होता है, वो तो एओआर का रजिस्ट्रेशन है, मुझे पता नहीं, पता है लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। कहते आप अगर नहीं बने सर 10 साल के बाद आपको जजबंदी बनना है। कौन सी दुआ करनी है? कौन सी दुआ कर रहे हो तुम? 10 साल अब तो चलो वाले चेक करेंगे मेरे से। 10 साल बाद भी बच्चों को बता रहा हूँ 4 किताबों के बीच में लकड़ी की मेज पे बच्चे भी छोटे छोटे चलो ध्यान देखो, ऐसा है ना, आई लिटरली बिलीव पॉलिटी बोरिंग हो सकती थी, लेकिन ह्यूमर जोड़ के, एग्जांपल जोड़ के, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अभी तुम एनवायरनमेंट पढ़ोगे ना, एनवायरनमेंट में तुम देखोगे एक बुलेट चलेगी और पूरा पर्यावरण उस बुलेट से बर्बाद हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। और लिटरली हम लोग यहाँ बुलेट चलाएंगे वीडियो में, ये नहीं अंदर ही ले आए, धर्मेंद्र किक मार रहे हैं, उसमें कैस्ट्रोल ऑयल डाल रहे हैं, आलोक कह रहे हैं जरा दीवार पे लगाओ, इसकी देखें ताकत कितनी, क्षमता कितनी है। साहब कह रहा है कछुआ में ढल ले जाऊंगा, सही ना, समझे बात तो चलो भाई ये हुआ यहाँ तक। अब लिखा आगे बढ़े, इसी के बाद ब्रेक चाहिए, ब्रेक दे देना। वीडियो देखिएगा क्या पहले 1 घंटे 30 मिनट की हो गई? 25 हुई, 1-2 मिनट और रुक जाओ, तो मैं थोड़ा बिहार का तथ्य सुना देता हूँ, फिर ब्रेक पे जाना। फिर ब्रेक के बाद जिनको वापस आना हो वो आ सकते हैं, किसी की कोई मजबूरी हो वो जा सकता है। मेरी क्लास में आने के लिए कभी कोई फाउंडेशन नहीं, फिर वो 10-15 मिनट काम निपटा के भी आ सकता है, अगरबत्ती जला के नहीं, ऐसे तुम लोग हो नहीं, सीधे लोग हो तुम लोग, शाम को गिलास साफ करके लेके बैठो। समान वेतन, तुम बिल्कुल सही बात पूछ रहे हो, लेकिन ये हम अगले साल पढ़ेंगे। वेतन क्लास भैया को देखा नहीं जाता है, आप मुहावरा प्रयोग करें, एक आंख नहीं भाता है, आलू की तैयारी करो, एक आंख ना भाना, आंख का होना, वो बात नहीं कहा जा रहा है, आंख का घट हो, जो सरकारी वेतन नहीं, जो सरकारी कर्मचारी है वो 30,000 डालेगा, जो आप संविदा पर रखो इसको आप उसको 15,000 दे दो। संविदा एक तरीका है, संविदा का मतलब ये है, बाजार बेरोजगारी देख रहे हो, 30,000 का काम सरकार तय कर रहा है, लेकिन इस समय लोग वही काम 5,000 1000 में करने को तैयार है, इसका सरकार फायदा उठा रही है। ये एंटी गवर्नमेंट थॉट है, इस पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट से आप कहते पत्र लिख सकते हो, हम लोगों के जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री हैं उनसे कैसे पूछ सकते हो, भैया पास जा सकते हो, वो तो मैं एंट्री दे दूं। चलो तो समझे ना। फिलहाल ये जरूर है, कल तुम लोगों को मेंस का पेपर और एडमिट कार्ड लाके दिखाता हूँ, उसपे कैसे चिलकनी मोहरे चिपकी हुई हैं, बड़ा मजा आ रहा था, उससे शैडो पड़ती है। तो मैं पड़ोस वाली लड़की को डिस्टर्ब करने के लिए वो भी कह रही कैमरा लगा है, मैंने कहा नहीं चल रहा होगा, तभी पीछे से बिजली ट्राई बता रहे चलते हैं ये कैमरे, चलते हैं कैमरे, तभी मैंने तुमसे कहा कैमरे चलते हैं। तो फिर लास्ट पेपर वाले दिन वो चिलकना दिखा रही थी, देख देख देख, मैंने कहा अब तुझे कैमरे नहीं दिख रहे तो रिप्लाई कर रही है, रिप्लाई डीएम कराता है, मैंने डीएम डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट एकदम खुश के पूछ के मना करने का तो अधिकार है, यानी भाग ही नहीं माने। नहीं मैंने उसे बताया कि मैं क्या करता हूँ, मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं अभी लॉ करके आया, तो बड़ी खुश थी, वाह 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 वाह। सोनू तो मैं अगली बार लेके चलूंगा। मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर 3 दिन, हाँ तो जम्मू कश्मीर चलता था, क्योंकि जब गोली खाने की बारी आएगी मैं सोनू याद करो वो वादे, हम अपने गुरु के लिए आत्म निष्ठा में जान दे देंगे। आओ आपको पकड़वा देगा सर, हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। चलो देखिए जरा उसमें टाइम, उसको वो कर दीजिए स्टॉप। 27 हो गए, 27 हो गए,
चलो 30 हो जाने दो। हाँ तब तक इसके लिए रीजन कर रहे थे ना, ठीक है। हम लोग मीम भी दोबारा देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो फिर वापस आ जाओ, ठीक है। अब जो लोग स्टार्टिंग में नहीं गवर्नमेंट आए, प्राइवेट नहीं हो सकती क्या नहीं हो सकती? गवर्नमेंट हमेशा नहीं आ सकती गवर्नमेंट किसमें नहीं आ सकती? संविदा पे संविदा मेरे बोला बेटा घर में चलेगी। अच्छा, रजनी is asking sir you have not defined the moy moy. Sorry, मोय मोय हाई लेवल मीम है ना, मतलब ऐसा ना जज साहब से ये बोले मेरे पास घर है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास माँ है, तो इसका मोय मोय तो की बात, मतलब मोय मोय मेरे समझ से तो ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर मतलब ये मीम की दुनिया है। मोय मोय चल रहा है ना इस समय, असल में मोय मोय एक कोरियन गाना है जिसमें पता नहीं वो क्या गा रहा है, लेकिन उसके इतने लिटरली मीम बन रहे हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, किसी का एग्जाम टफ आया तो वो कह रहा है मोय मोय, ठीक है ना। लेकिन वो डिग्री खोलते उसी सर इसका मतलब है माय नाइटमेयर्स। माई नाइटमेयर, देखा इसे कहते हैं पढ़ने वाला गलत छात्र, जिसे कहते हैं जो मीम तक की इंटरप्रिटेशन में चला जाए उसे मिमिक्शु कहते हैं। ठीक है, आपने ठीक बताया, यही मतलब होगा। जब हम लोगों को नहीं पता तो टीपीएस गूगल कर लेना सब, कोई विश्वास नहीं, यही ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने 248 249 तक सारी चीजें देख ली हैं। चलो फिर वीडियो स्टॉप कर दो और एक बोल जाकर के आप लोग रेस्ट कर दो, स्टॉप कर दो। अरे कोई भी बटन तो दबाना, लाल बटन दबाएं।